एक बच्चा प्रोग्रामर होगा, एक डेवलपर होगा, ये फैक्ट है। अल्लामा इकबाल प्लानर थे और कायदे आजम जो थे वो डेवलपर थे। टाइम का जो मॉडल है, इसका अर्निंग मॉडल क्या है, ये खुद कैसे कमाता है? ये बच्चा जब ये टेक्नोलॉजी पढ़कर आगे जाएगा, इसको टिकटॉकर बनने की जरूरत नहीं बनेगी, इसको नाचने की और फैमिलीज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पास अपना इल्म होगा। तुम्हारे पाकिस्तानी में 6 लाख रुपए तनख्वाह है और कहता है मैं क्या पढ़ाता हूँ, वो उर्दू पढ़ाता है खाली। और जो लोग इसके स्टार्टअप्स ले रहे थे वो एजुकेशनिस्ट नहीं थे। यानी पाकिस्तान में डिजिटल स्कूल्स वो लोग खोल रहे हैं जिन्होंने कभी क्लासरूम में पढ़ाया नहीं। आपने पहले खुद सीखा फिर सिखाया, वरना लोग तो हमारे ऑनलाइन अगर देखें ना तो लोग डायरेक्ट सिखा रहे हैं, फिर उनके पैसे पे अपने तजुर्बे कर रहे होते हैं। आज भी ये डायलेमा है हमारे बच्चे का, जब वो प्रेजेंटेशन देने खड़ा होता है तो वो कब आ रहा होता है। बाइफरकेट कैसे करते हैं कि किसको क्या चीज सिखानी है, ये क्या जर्नल कोर्स बनाया हुआ आपने? आज डिजिटल मार्केटिंग वालों को पूछता नहीं है, वो कहते हैं जी वीडियो एडिटर भी यही होगा, एडिटर भी यही होगा, अपलोडिंग भी यही करेगा। तो एक मल्टी स्किल्स का दौर है। एजुकेशन सिस्टम में जब टीचर सीखने को तैयार है तो ओवरऑल कहाँ मसला है? फिर आपको लगा किसी भी ऐप से जनरेट करवा लेता है टेक्स्ट, तो क्या उसके अंदर ये सलाहियत है कि जो जनरेटेड टेक्स्ट है वो सही है या गलत है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज के हमारे बड़े प्यारे गेस्ट हैं मंसूर सलीम, एक टीचर भी हैं और एआई की दुनिया में बड़े इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो आज की जो मेरे पॉडकास्ट का मकसद है ना, एज अ टीचर कि आप अपने आप को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। हम इनकी जर्नी भी सुनेंगे, हम इनसे मशवरा भी लेंगे। अगर आप टीचर हैं, अपने आप को एआई की दुनिया में कैसे ले के आ सकते हैं, और ख़ास तौर पे वो स्कूल जो कि अभी तक एआई के अंदर सिस्टम पे नहीं आया, क्योंकि एआई अब सब कुछ चेंज करने वाला है। तो वो इस पॉडकास्ट को लाजमी सुने और समझे कि अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। चले आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। पहले तो मेरा सवाल ये था, टीचर आप एआई की दुनिया में कैसे आ गए? मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ। एज अ टीचर मैं एआई की दुनिया में कैसे आया, इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। और मेरा जो सफ़र है, मैं इस सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेस कर देता हूँ कि मैं एज अ टीचर एज इस टीचिंग करियर में कैसे आया। तो इसका क्रेडिट जाता है मेरे टीचर्स को। मैंने जिस स्कूल से पढ़ा वो एक छोटा सा स्कूल था, और इस स्कूल के अंदर मुझे प्रॉब्लम होता था टेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा। तो मैं जब भी पढ़ता था क्लासरूम के अंदर तो मुझे होता था कि टेंसेस को ना थोड़ा अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, और शायद लोग उस तरह समझाते नहीं हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो इंग्लिश है वो एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको फिजिक्स प्रॉब्लम नहीं करती, उनको केमिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं करती, उनको इंग्लिश प्रॉब्लम कर रही होती है। यानी उनको वो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ रहा होता है लेकिन इंग्लिश में नहीं आ रहा होता। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होता था, और जब इंग्लिश का मेन सब्जेक्ट होता था उसमें भी मुझे ये प्रॉब्लम होता था। तो मैंने जब एक स्कूल चेंज किया तो वहाँ पर हमारी एक टीचर है, मिस शबाना उनका नाम है, आज भी वो माशाल्लाह इस टीचिंग से वाबस्ता है। उन्होंने एक दो दफ़ा ऐसा किया कि मेरे जब टेंसेस के टेस्ट में रिजल्ट गलत आया तो उन्होंने मुझे समझे पिटाई लगा दी, और उन्होंने कहा कि आपने जो है ना वो पेरेंट को बुला के लाना है। तो मेरा चेहरा उतर गया और मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। बट माशाल्लाह वो एक जिसे कहते हैं ना रियल टीचर जो है उस चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने वाली, तो उन्होंने ये किया कि मुझसे पूछा अच्छा बताओ क्या मसला है। वो एक माँ की तरह एक बड़ा शफकत भरा एहसास था। 9th क्लास में उस वक्त था, तो उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा मुझे ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा अच्छा अब मैं तुम्हें रोज़ाना जो है वो स्ट्रक्चर समझाऊंगी। तो स्कूल में ब्रेक में 10 मिनट 15 मिनट उन्होंने समझाना शुरू किया, और इतना अच्छा समझाया कि मैंने कहा अब मैं इस तरीके से दूसरों को समझाऊंगा। सही। तो जब मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और बहुत अच्छा इंग्लिश में रिजल्ट आने लगा, तो एट द एंड उन्होंने मुझे ये मौका मिला कि मैं टीचिंग करियर में आऊँ, और मुझे उसी स्कूल से एक ऑफर हुई कि आप पढ़ाएं। तो छोटा सा स्कूल था, मैंने मैट्रिक करके पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब मैट्रिक करके पढ़ाना शुरू किया, जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगा और इंग्लिश पढ़ाने लगा, तो एक तो ये कि मेरे पास एक मेंटोर थी मौजूद जो कि खुद एक इंग्लिश में माशाल्लाह एक बेहतरीन टीचर है। दूसरा मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे ट्रस्ट मिला, और उस ट्रस्ट लेवल पे जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मेरे दरमियान और बच्चों के दरमियान में एज गैप ज़्यादा नहीं था। अब वो जो एज गैप नहीं था ना ज़्यादा, तो मैं उस क्लासरूम की नीड को समझता था कि इनको कैसे समझाना है। तो मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता था उस वक्त में। और उस वक्त आपको पता है कि यूट्यूब इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब मैं जब 9th क्लास में था तो यूट्यूब और चीज़ें तो उस वक्त भी मौजूद थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैं कुछ वीडियोस को डाउनलोड करता, और किसी ना किसी तरह बहुत मुश्किल था उस टाइम, ये पोर्टेबल USB ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता था। तो मैं बच्चों को वीडियोस भी दिखाता था, और उनको जो है वो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, एक टॉकेट के नाम से सॉफ्टवेयर आता था, शायद अगर आपने यूज़ किया हो। उसमें जब आप कुछ लिखे ना तो वो रिपीट करता था। सही। और उस वक्त का वो AI था कि वो आप कुछ बोलें तो वो रिपीट करता था। तो मैं बच्चों को एक्सेंट के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए उस सॉफ्टवेयर से पढ़ाता था। तो मेरा जो टीचिंग करियर स्टार्ट हुआ वहाँ पर मुझे ये
था कि मैं टेक को किसी तरह एजुकेशन में अगर ले आऊं तो मैं क्लासरूम लेसन को बहुत अच्छा एग्जीक्यूट कर सकता हूं, क्योंकि बच्चा इससे ज़्यादा समझता है। फिर वो सफ़र आगे रहा, फिर अल्लाह ताला ने आगे बढ़ाया, फिर मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया। अब वो बच्चा जिसको टेंसेस में प्रॉब्लम होता था, उसने मास्टर्स किया लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के अंदर, तो ऑल क्रेडिट गोज टू दैट टीचर। तो यहाँ एक ये बात भी है कि टीचर का बड़ा किरदार है मेरे जर्नी में, और एक ओवरऑल टीचर का बड़ा किरदार है। तो मैं इस बात को ऑन करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टीचर हूँ। और फिर वो सफ़र आगे बढ़ा, फिर टीचर से मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे टीचर्स जो मेरे साथ के फेलो टीचर्स हैं उनको भी समझाना चाहिए। तो मैं टीचर्स ट्रेनिंग में आया, फिर टीचर्स ट्रेनिंग की, उनको समझाना शुरू किया, वहाँ भी टैग को यूज़ करना शुरू किया। और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सफ़र जो है वो कोविड के बाद मैंने एक पूरा अपना तजर्बा किया कि ये मैंने तहैया किया कि मुझे अब एजुकेशन से टैग एजुकेशन में आना है। तो मैं उस वक्त एक कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा था कराची में, और वो मैंने कॉलेज ऑफ किया और फिर मैं परमानेंटली जो है वो कॉर्पोरेट में टीचर्स ट्रेनिंग में और पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एज एन एडटेक ट्रेनर। और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह स्टेम एजुकेशन में और एआई एजुकेशन के अंदर हम नेशन वाइड काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब एक तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने पहले खुद सीखा फिर सिखाया, वरना लोग तो हमारे ऑनलाइन अगर देखें ना तो लोग डायरेक्ट सिखा रहे हैं, फिर उसके उनके पैसे पे अपने तजुर्बे कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। हाँ, लेकिन आपका एक अच्छा पॉजिटिव साइन तो यही है। हाँ, वो एक बड़ी मशहूर लतीफ़ा भी है ना कि वो एक शख्स डायनासोर का अंडा पकड़ना सिखाता है। तो एक कोर्स होता है कि डायनासोर पकड़ना सीखे और लाखों रुपए कमाए। तो एक शख्स जो कि बेचारा बड़ा परेशान होता है, तो वो भी कहीं किसी तरह उनके पास पहुंच जाता है। तो जब वो कोर्स में एडमिशन लेता है तो डायनासोर के बारे में बताया जाता है कि डायनासोर इतनी तरह के होते हैं, गोश्त खाने वाले ये होते हैं, उड़ने वाले ऐसे होते हैं, उनकी कई टाइप्स बताते हैं, उनके पॉज किस तरह से होते हैं, सारी उनके बारे में चीज़ें बताई जाती है। फिर वो ये बताता है कि डायनासोर इन रीजन्स में दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। ये पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के बाद वो उसको ग्रेजुएट करके भेज देते हैं। अब ये जो शख्स होता है, जो बच्चा होता है, ये 1 साल तक दर बदर फिरता रहता है, इसको डायनासोर का अंडा तो नहीं मिलता। तो ये फिर वापस आता है अपने उस्ताद के पास और आके पूछता है कि सर मैंने आपके पास से इतना महंगा कोर्स किया और मैं ये पूरे जहान में डायनासोर का अंडा ढूंढ रहा हूँ, वो तो मुझे नहीं मिला। तो जब अंडा नहीं मिला तो डायनासोर कैसे मिलेगा? तो उस्ताद ने बोला है तुम वाकई में डायनासोर का अंडा ढूंढने निकल गए? उसने कहा जी। तो कहने लगा कि भाई तुम्हें किसने कहा कि डायनासोर का अंडा सीखो? बोला फिर तुम दूसरों को कोर्स कराओ। सही है, तो तुम दूसरों को कोर्स करवाओ और तुम भी डायनासोर का अंडा खाना सिखाओ। यही है, तुम अंडा से उनके अब तुमको अपना अंडा ढूंढ लो। हाँ, 1 लाख वाला। तो ये मैंने किसी के मुंह से ये बात किसी वीडियो में ही सुना था, ये लतीफ़ा। इसको मैंने थोड़ा अपने वर्ड्स में चेंज किया। और एक्चुअली हो क्या रहा था, पाकिस्तान में भी यही हो रहा था कि बहुत सारे वो लोग आपको वीडियोस मिलेंगे, क्लिक बैट जो थंबनेल्स होती हैं, तो अब अगर आप देखें तो उसके ऊपर होता है कि रातों रात इतने पैसे कमा लें, और जब उस वीडियो को देखते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी थी कि वो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि एक बच्चा जो है वो वाकईतन पैसा कमाने लगे। ये चीज़ें तो थी, और ये इसका समझ लें कि मुझे रोड मैप या उसका फ्रेमवर्क जो है ना वो मुझे डिजिकॉर्प सॉल्यूशंस सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन करने के बाद मिला, जो कि एक एडटेक कंपनी है। और स्टेम 21 में हमें इसका सोल्यूशन मिला कि हम किस तरह बच्चों को क्लासरूम लेवल के ऊपर इस तरह से नर्चर कर दें कि ये बच्चा आगे चलकर इनोवेटर बने। तो जब ये बच्चा इनोवेटर बनेगा तो ये बच्चा चीज़ें ईजाद करेगा, वो एआई को कंज्यूमर लेवल पे ना पढ़े, वो एआई को प्रोड्यूसर लेवल पर पढ़े। तो ये सिलसिला है कि हम जो है वो बच्चों को एआई को इस तरह से पढ़ाएं कि वो कंज्यूमर ना बने। तकरीबन कितने बच्चे आपने इस वक्त तक अपडेट कर दिए, मतलब उनके सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया आपने? सॉफ्टवेयर माशाल्लाह अगर स्टेम 21 की बात करते हैं तो स्टेम 21 ने 2020 में डॉक्टर मिजानुर रहमान PhD स्कॉलर हैं और इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। STEM.org के साथ भी इन्होंने काम किया, जो कि पूरी दुनिया में STEM एजुकेशन के ऊपर पायनियर इदारा है। तो डॉक्टर मिजानुर रहमान ने इस ज़रूरत को महसूस किया कि हमें पाकिस्तान में स्टेम एजुकेशन को पूरी तरह से मुतारिफ़ कराना है, इसका सेंस डेवलप करना है और हर बच्चे के लिए स्टेम एजुकेशन को एक्सेसिबल करना है। क्योंकि स्टेम एजुकेशन पाकिस्तान में 2-3 तरह से राइज है। एक फैशन के तौर पर राइज है, जो एलीट स्कूल है वो स्टेम एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। तो जब स्टेम एजुकेशन वो उसको पढ़ा रहे हैं या स्टेम पढ़ा रहे हैं
तो स्टेम में रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं, मेनली रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं, फिर रोबोटिक्स में किट्स होती हैं। तो हर स्कूल स्टेम एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि वो थोड़ा लाखों रुपए का गेम है कि एक बच्चा अगर स्टेम की किट यूज करता है और उसके क्लासरूम में स्टेम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो 25,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक की और 2 लाख रुपए तक की स्टेम की किट है। अब अगर एक क्लासरूम का साइज 20 स्टूडेंट्स है और 5 बच्चे के स्टेम रोबोटिक्स किट यूज कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाएं 1 लाख रुपीस का ये बजट बनता है। तो 10 क्लासेस में 10 लाख रुपए तो नॉर्मली एक मिडिल लेवल का स्कूल तो नहीं कर सकता। तो एक तो ये फैशन में हो रहा है। अच्छा, सेकंड दूसरा ये क्योंकि सब स्टेम की बात कर रहे हैं, तो जो भी नया स्कूल खुल रहा है तो वो भी एआई तो लगा ही देता है। वो तो एआई का वर्ड या रोबोट का वर्ड, हाँ रोबोट्स का वर्ड या एआई का वर्ड। टाइम तो शायद मुश्किल होता समझने कि एआई से एसोसिएशन लगाना, एआई के साथ एसोसिएशन लगा दी, पर चाहे वो अंदर हो ना हो कुछ भी ना। हाँ वो कह रहे हैं कि हम चैट जीपीटी यूज करते हैं तो हम एआई पावर्ड स्कूल है। तो इस तरह से ना उन्होंने ये एक अशात शुरू कर दी, ब्रांडिंग अपनी शुरू कर दी। तो डॉक्टर मिजानुर रहमान ने कहा कि हमें एक ऐसा इंटीग्रेटेड करिकुलम बनाने की जरूरत है जो कि डिजिटल लिटरेसी बच्चे को दे, जो कि बच्चे के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप करे, जो कि बच्चे को स्टेम एजुकेशन और एआई दे। अच्छा, ये बात यहाँ पर समझने वाली है कि एआई किस उम्र में बच्चे को पढ़ानी है, कितनी पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, ये एक पूरा एक टॉपिक है हमारा डिस्कस करने वाला। तो डॉक्टर मिजानुर रहमान ने ये आइडिया इनिशिएट किया 2020 में। उन्होंने इसको R&D करना शुरू की और 4 साल की R&D, जिसके अंदर US कॉमन कोर और कैम्ब्रिज और इसके अलावा नेशनल करिकुलम को पढ़ने के बाद स्टेम एंड एआई एजुकेशन को इंटीग्रेट किया करिकुलम के अंदर, ताकि ये एक्सेसिबल हो जाए, ये बहुत अफोर्डेबल हो जाए और स्कूल, हर स्कूल इसको इजीली जो है वो अपने सिस्टम के अंदर राइज कर सके, एक्वायर कर सके। तो 2024 में स्टेम 21 ने माशाल्लाह से 500 स्कूल्स में स्टेम एंड एआई लैब्स बनाई। अच्छा, माशाल्लाह जी। जिसमें उन्होंने स्कूल्स को खुद क्रोम बुक्स प्रोवाइड की और फ्री क्रोम बुक्स प्रोवाइड की। तो 500 लैब्स बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह टिल टुडे हमने स्टेम 21 से तकरीबन 2700 MOUs कर लिए। यानी इस अगस्त से 2700 नए स्कूल्स के अंदर क्रोम बुक्स यानी जो स्टेम लैब है और एआई लैब्स है वो डेवलप्ड हो चुकी हैं और बच्चे एआई और स्टेम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। सही है। कैसे हासिल करते हैं, किसको क्या लगे, यही मेरा तो खुद ही सवाल बन गया कि कैसे इसको कराते हैं कि एक 3 क्लास का स्टूडेंट है, 5 का है, 10 का है, तो उसको कैसे अब उसको बाइफिकेट कैसे करते हैं कि किसको क्या चीज़ सिखानी है? ये क्या जर्नल कोर्स बनाया हुआ आपने? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम उसको कैसे पढ़ाते हैं। एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये पूरी फ्रेटर्निटी का क्वेश्चन है और ये एक मुअम्मा था कि किस तरह से हम एआई को और स्टेम एजुकेशन को इंटीग्रेट करें। क्योंकि इस बात को समझाने के लिए मैं एक और बात करता हूँ। किसी ज़माने में एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का क्रेज होता था, लोग इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करते थे। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में जाए ना, सही है, तो इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह पे लगा। हाँ, 3 माह में फर अंग्रेजी बोलना सीखे। वो अभी भी देखा है, अभी भी होता है ना नक्शे के पीछे। तो अंग्रेजी तो जरूरत है, अंग्रेजी तो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि जरूरी है। लेकिन आज के दौर में बहुत ज्यादा आसानी है, तो अब वो एक मोहताजी नहीं रही है। अब तो ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं जिसके लिए आप फंसे थे। अब तो चैट जीपीटी को चैट जीपीटी आपको कंटेंट क्रिएशन करके दे रहा है। तो मुझे लगता है ग्रामर और ज्यादा खराब कर दी इसने। हाँ, लेकिन हमारा जो बचपन था, ये आप समझ लें कि आज से 15 साल पहले अगर हम बात करें तो एआई वाला क्रेज था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इंग्लिश लैंग्वेज लोग सीखते थे। मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि मैं ये कह रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो लोग सीखते हैं, मुझे हंसी इसलिए आ रही है, आपने मुझे याद दिला दिया। हम फंसे रहते थे, हैज लगाना है, हैव लगाना है, ठीक है, गोइंग लगाना है, डू लगाना है या डज लगाना है। गो में गोश क्यों लग गया यार? ये ये तो हमारी जिंदगी इसी में गुजर गई, जिंदगी इसके अंदर गुजर गई। अच्छा, मैं जब क्लासरूम में पढ़ाता था ना, तो मैं इसको पढ़ाने के लिए मेरी कोशिश होती है मैं इसको किसी तरह सिंपल कर दूं, मैं किसी तरह सिंपल कर दूं ना। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर से मिलेंगे या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से मिलेंगे, हमारे दौर में होता था, अब मैं अपने दौर, इतना पुराना दौर नहीं है, कोई मुश्किल से 15 साल पहले की बात हो रही है, CIT का कोर्स होता था, बहुत चला था नया जब वो IT की दौर आया था। फिर एक आया था DIT, डिप्लोमा होता था। तो लोग बड़े फैशन में, बड़े शौक से जाते थे, उधर CIT करते थे और वो CIT के अंदर भी टाइपिंग करवाई जाती थी उनको। और वो वाकई में उस वक्त के लिए एक डिजिटल लिटरेसी थी, लोगों के लिए एक अचीवमेंट थी कि उन्हें कीबोर्ड चलाना आ गया। चेंजेस कितनी तेजी से, बहुत ज्यादा चेंजेस थी, क्योंकि हम इस वक्त जिस दौर में ना, ये ट्रांसफॉर्मेशनल एज है। इस ट्रांसफॉर्मेशनल एज में अगर हम अपने पेरेंट्स से बात करें तो हमने वो दौर देखा है कि बिल जमा कराना पूरे एक दिन की एक्टिविटी होती थी।
अब्बू ऑफिस से, अब्बू या हम जो है वो एक अपने ऑफिस से निकल कर एक डेडिकेट डे पे जाते थे, बैंक की लाइन में लगते थे और बिल जमा करवाते थे। लेकिन अब बिल जमा कराना कितना आसान है। तो हम जो बात कर रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज का दौरा था, हर तरफ इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती थी और CIT सिखाई जाती थी। तो इदारे चल रहे थे इस पर कराची में ना, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, पूरे इदारे चल रहे थे उसके ऊपर। अगर आप उन सेंटर्स वालों से और इदारे वालों से मिले ना, तो उनको एक चैलेंज आता था। चैलेंज ये आता था कि जब बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख जाता था या जब बच्चा थोड़ा टेक फ्लुएंट हो जाता था, कंप्यूटर चलाना सीखता था ना, तो वो आना छोड़ देता था। अब उससे पूछते थे जी क्या हुआ था? जी सर हमारी मम्मा ने मना कर दिया। अच्छा, आपकी वालिदा ने क्यों मना कर दिया? वो मंथली टेस्ट होने वाले इसलिए मना कर दिया। फिर वो थोड़ा सा आगे चलता था, फिर सिखाना शुरू कर, मंथली टेस्ट के बाद वो छुट्टी करने के बाद आता था, फिर सीखता था सर हमारे फर्स्ट टर्म हो रहे हैं, हमारे मिड टर्म हो रहे हैं, हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं। और उसके बाद फिर वो बच्चा इसी तरह वो नहीं पढ़ पाता था, वो इंग्लिश नहीं सीख पाता था। अब इसमें दो चीजें, एक तो ये कि अंग्रेजी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था और स्कूल वो जरूरत पूरी नहीं कर रहा था, पहली बात, जिसके लिए आपको एक एड ऑन चाहिए होता था। दूसरी तरफ ये कि स्कूल का जो करिकुलम था वो इस तरह डिजाइन हुआ हुआ था कि वो उसको अंग्रेजी बाहर से भी नहीं सीखने दे रहा था, क्योंकि रॉड मेमोरी सिस्टम है, स्किल का तो इम्तिहान होता नहीं था, आपने कितना अच्छा याद किया इस बात का इम्तिहान होता है आज भी, इस बात को नहीं होता आप कितने काबिल हैं। तो अब इस सूरत के अंदर बच्चा जो है वो पीछे रह जाता था। वो जो मैट्रिक करता था, वो जो फर्स्ट ईयर करता था, वो सेकंड ईयर करता था, ग्रेजुएशन करता था, जब वो किसी यूनिवर्सिटी में खड़ा होता था ना प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो आज भी ये डायलेमा है हमारे बच्चे का, जब वो प्रेजेंटेशन देने खड़ा होता है तो वो कब आ रहा होता है। वो यूनिवर्सिटी में इसलिए कब आ रहा होता है, इसलिए नहीं कब आ रहा होता है कि ये बच्चा काबिल नहीं होता, ये निखट्टू होता है। ये बच्चा इसलिए कब आ रहा होता है, इसको अंग्रेजी बोलना नहीं आती है, 90% इसको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि जो इंग्लिश सीखने की उम्र थी वह स्कूल ने उसको सिखाई नहीं। ठीक है। और सेकंड, जब वो सीख रहा था तो करिकुलम ने उसको इजाजत नहीं दी, प्रेशर ऑफ एग्जाम्स की वजह से। और अब जब वो इस जगह पर आया है तो वो कब आ रहा होता है, या वो किसी इंटरव्यू में जाता है तो वो इंटरव्यू में जाके उसके लिए इंग्लिश बोलना एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अब आपकी जगह चैट जीपीटी तो बात नहीं करेगा ना, इंटरव्यू में तो बैठकर आप ही बात करेंगे, तो उसके लिए ये चैलेंज आता है। तो STEM 21 ने इस चैलेंज को समझा और उन्होंने कहा कि इसी तरह अगर हम STEM एजुकेशन बढ़ाएंगे तो इसके साथ भी यही होगा कि बच्चा देगा तो वही रॉड मेमोरी सिस्टम की, तो मेमोरी का एग्जाम देगा जो हमारा एग्जिस्टिंग करिकुलम है। STEM पढ़ेगा, जब ये थोड़ा सा काबिल होगा तो ये छोड़ देगा। तो अब चैलेंज ये था कि इसको करिकुलम के साथ इंटीग्रेट कर दो। उसके लिए 4 साल R&D की और नेशनल करिकुलम जो पूरे पाकिस्तान में राइज है, जिसके ऊपर आप कोई भी पब्लिशर ले लें, जितने भी पाकिस्तान में पब्लिशर है, सबकी किताबें एक आउटलाइन पर बनी हुई है, जो आपको एक बॉडी है गवर्नमेंट की, उसने दिया है कि आपने ये पढ़ाना है। तो हमने ये चीज महसूस की कि जो करिकुलम है वो थ्योरेटिकली तो पढ़ा रहा है, ठीक है, थ्योरेटिकली पढ़ा रहा है, लेकिन वो एप्लीकेशन लेवल पर नहीं सिखा रहा। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि पाकिस्तान में बच्चा अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ रहा है, या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहा है, या अर्थमेटिक मीन पढ़ रहा है, या जियोग्राफी पढ़ रहा है, तो अमेरिका में, कनाडा में, चाइना में भी बच्चा यही पढ़ रहा है। लेकिन क्या आप पाकिस्तान के बच्चे को और वहाँ के बच्चे को एक साथ बराबर करते? नहीं करते। सेकेंडली ये कि हमारे यहाँ इनोवेटर पैदा नहीं हो रहा, हमारे यहाँ कंज्यूमर पैदा हो रहा है। हम खाना खाने के बाद फखर से बताते हैं मैंने फलानी जगह खाना खाया है, हम ब्रांड यूज करने के बाद बताते हैं हमने ये किया। तो इकोनॉमिकली वी आर लिविंग इन अ कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जो कि खर्च करने को बाइस फखर समझती है। लेकिन जब हम अदर हैंड देखते हैं कि तो ये जो जिस बच्चे ने 20 साल बाद आगे चलकर बड़ा होना है, ये बच्चा भी ये जनरेशनल जो कंटिन्यूटी है कि ये आगे ये भी सारिफ बन रहा है। मतलब मेरे फादर भी सारिफ थे, मेरे दादा भी सारिफ थे, मैं भी सारिफ हूँ, कॉल मिलाते हैं तब भी कहते हैं आपका सारिफ मसरूफ है। तो अब ये जो सारिफ वाली चेन है ये कंटिन्यू क्यों चल रही है, और वहां पर सारिफ क्यों नहीं पैदा हो रहा, वहां पर टेक स्टार्टअप्स हो रहे हैं, वहां पर कंपनीज बन रहे हैं, यही सब कुछ क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत सिंपल, बहुत आसान जवाब था, जो कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने, एजुकेशनिस्ट ने उस पर तवज्जो नहीं की, और जो लोग इसके स्टार्टअप्स ले रहे थे वो एजुकेशनिस्ट नहीं थे। यानी पाकिस्तान में डिजिटल स्कूल्स वो लोग खोल रहे हैं जिन्होंने कभी क्लासरूम में पढ़ाया नहीं। ऐसा ही है। एक वो शख्स, एक बिजनेसमैन आ रहा है और वो एक यूनिवर्सिटी बना रहा है जिसने खुद कभी क्लासरूम में शायद पढ़ा ना हो या क्लासरूम टीचिंग ना की हो उसने, तो उससे कैसे पता कि क्लासरूम के प्रॉब्लम्स क्या है? तो और एजुकेशनिस्ट जो है वो क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन बहुत ज्यादा है, तो एजुकेशनिस्ट का जो वोट है ना वो उस डिसीजन मेकिंग में नहीं है। जिन कमरों में बैठकर, जिन बंद कमरों में बैठकर पाकिस्तान की एजुकेशन के फैसले हो रहे हैं, उन तमाम लोगों ने क्लासरूम टीचिंग नहीं की है।
और जिसका सबसे बड़ा स्टेक है, स्टेक होल्डर है, क्लासरूम टीचर, वो उस फैसला साजी में तो है नहीं। यानी इसकी मैं ऐसा मिसाल ये दूं कि मुझे आप ये टेबल दें, मैं भी पेपर के ऊपर बैठकर आपको फलस्तीन और इसराइल की जंग खत्म करके स्ट्रेटेजी बना के दिखा देता हूँ। लेकिन आप बॉर्डर में लड़ने वाले उस मुजाहिद से जब बात करेंगे ना, तो वो पेपर को फाड़ कर फेंक देगा, बोलेगा ग्राउंड फैक्ट्स कुछ और है। तो इस चीज को कि हमारे यहाँ इनोवेटर क्यों नहीं पैदा हो रहा है, इसको डॉक्टर मिजानुर रहमान ने आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा वजह ये है कि हम एप्लीकेशन लेवल पर जो एजुकेशन है वो नहीं दे रहे। हम याद करवा रहे हैं लेकिन हम उसको इससे क्रिएट करना नहीं सिखा रहे। ये कितना आसान सी बात है, कोई नई बात तो आपसे नहीं कर रहा। अब चैलेंज क्या था कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसका एप्लीकेशन लेवल करे। जैसे मैं एक मैथ्स का फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। चलिए आपने सही बताया, गांधी जी अभी उन्होंने भी वहाँ के जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी ने भी इसका बताया था, आपने सुना था? अच्छा, नहीं मैंने नहीं सुना। हाँ, उन्होंने गलत बता दिया था। अच्छा, अब a+b क्या होता है? हाँ, उन्होंने बताया था a + 2ab + b² + ab करके फॉर्मूला बनता है। कल बड़ा मीम चल रही है उसकी। तो आपने मैंने कहा शायद आपने वहां से इंस्पिरेशन ले लिया। नहीं, मेरे जहन में बचपन से एक सवाल था कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। मुझे बताया सुबह से लेकर शाम तक ये फॉर्मूला मैथ्स का मैं रियल लाइफ में कहाँ इंप्लीमेंट करूँ? नहीं कर सकते। sin थीटा cos थीटा आज तक कहाँ तक होगा? इसकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है लेकिन हमारा बच्चा उसको समझता नहीं है। इसी तरह बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, इसी तरह बहुत सारी नॉलेज है, बम्बार्टमेंट ऑफ नॉलेज है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। सेकेंडली ये कि एक और मिसाल ये है कि अगर आप 3-4 क्लास में बच्चे को, आप किसी भी स्कूल में जाएंगे तो साइंस एग्जीबिशन में एक प्रोजेक्ट वो कर रहे होते हैं जिसके अंदर वॉल्केनो दिखाया जा रहा होता है, लावा निकल रहा है। ठीक है, हम बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, उसको ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए, उसके ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको ये हम पढ़ा देते हैं। यही बच्चा 4 में आके भी यही प्रोजेक्ट बनाता है। ये 5 में साइंस एग्जीबिशन होगी तब भी ये बनाएगा। ये 8 क्लास तक, मैट्रिक क्लास तक यही प्रोजेक्ट बनाएगा। अब मुझे बताएं कराची में कितने लावे निकलते हैं? नहीं, कराची में तो है भी नहीं मेरे ख्याल है, पाकिस्तान में बहुत कम। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ ना, मैं बड़ा अपने आप को कैद करके यहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। तो पहाड़ी है हमारे पास, तो यहाँ वहाँ कितने लावे निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ का प्रॉब्लम है गटर। यहाँ जब भी बारिश होती है, जरा सा पानी होता है तो गटर बहना शुरू होता है। और गटर का मतलब क्या है? दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ अर्बन फ्लडिंग। तो अर्बन फ्लडिंग के ऊपर प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना रहा बच्चा? वो इसलिए नहीं बना रहा कि इस बच्चे को रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं पढ़ाई जा रही। तो पहली चीज तो ये कि बच्चे को मसाइल के बारे में आगाही देना। सेकेंडली, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को ऐसे पढ़ाना कि इस मसले का हल ये निकाल ले। ये कब होगा? जब वो क्लासरूम में पढ़ेगा। ये क्लासरूम में पढ़ेगा, ये बच्चा बड़ा होगा तो ये बड़ा होने के बाद जब ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ेगा। ये बच्चा मेडिकल के अंदर अगर इंटरेस्ट लेता था और इसने सारी जिंदगी रियल लाइफ एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड करिकुलम पढ़ा, तो ये जो बच्चा मेडिकल वाला होगा ना, ये बड़े होकर टेक के साथ कोई सोल्यूशन निकाल लेगा। ये कहेगा कि अच्छा, लोगों को ये बीमारी है, इस बीमारी के लिए हम ये कर सकते हैं। जैसे सैयद उमैद ने गाय के लिए उसने कहा कि भाई ये जो मजल है हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, अल्लाह ताला ने फिंगरप्रिंट्स के जरिए दिया है। अब उसने जो डेटा साइंस और एआई पढ़ी थी, उसने सोसाइटी का एक प्रॉब्लम फाइंड आउट किया। उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत इस प्रॉब्लम को एआई और डेटा साइंस के साथ कनेक्ट कर दिया। इसमें मैथ्स भी आया, इसमें साइंस भी आई, इसमें टेक्नोलॉजी भी आई, इसमें इंजीनियरिंग भी आई। और जब ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एप्लीकेशन लेवल पर आई तो उसने एनिमल पासपोर्ट बायोमेट्रिक सिस्टम बना दिया कि जी आप गाय की मेरी एप्लीकेशन से तस्वीर खींचे, मैं बता दूंगा कि इस गाय का नाम क्या है, इस गाय का कोड क्या है, और इसके ऊपर जो एक पेनफुल टैगिंग सिस्टम होता है, मैंने सोसाइटी का ये प्रॉब्लम खत्म कर दिया, ये भी नहीं होगा। सेकेंडली, गाय के बारे में हम और बहुत सारा जो है वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सैयद उमैद ने ये क्यों किया? क्योंकि सैयद उमैद की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मेंटोर रहा, किसी न किसी ऐसे टीचर, कोई ना कोई वालिद, भाई बहन, कहीं ऐसी इंस्पिरेशन रही जिसने एजुकेशन को एप्लीकेशन लेवल पर पढ़ने का जहन दिया और 21st सेंचुरी स्किल्स उसके अंदर थी, जिसकी वजह से उसने इनिशिएटिव लिया और आगे चलकर सोसाइटी को एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। सो दिस इज अ रीजन कि हम ये कह रहे हैं कि स्टेम एजुकेशन को इंटीग्रेट करके पढ़ाएं। तो अब हमने जब सोसाइटी का ये प्रॉब्लम देखा कि अगर स्टेम एजुकेशन सब अलग से पढ़ाएंगे तो पहला प्रॉब्लम तो ये कि भाई 10 लाख की किट तो हर स्कूल नहीं दिलवा सकता। सेकंड प्रॉब्लम ये, स्टूडेंट भी नहीं पढ़ेगा। स्टूडेंट पढ़ेगा फिर वो रोबोटिक्स सिर्फ रोबोटिक करेगा तो फिर वो किट हर कोई इसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो सेकंड थिंग हमने ये किया कि हमने कहा कि इसको
करिकुलम का पार्ट बनाते। अब एक तो ऑप्शन ये था कि हम इस पर एहतजाज करते और बाहर निकलकर हम विक्टिम माइंडसेट का शिकार होते और गवर्नमेंट को बुरा कहते और इसको पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें करते। हमने ये कहा कि हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो STEM 21 ने 4 साल की R&D के बाद एक टीम ने इंटीग्रेशन किया, इंटरडिसिप्लिनरी थीमेटिक अप्रोच यूज करते हुए बच्चा जो पढ़ रहा है, हमने इस एजुकेशन को 3 फेज में कर दिया। हमने कहा हम सबसे पहले बच्चे को प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, क्योंकि ये दौर प्रोग्रामिंग का है। इस दौर के अंदर बच्चे को हम पहले फेज में प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, सेकंड हम उसको रोबोटिक्स सिखाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जैसे PHP और इस तरह जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाएंगे। सही है, पहले नंबर पर उसे कोडिंग सिखाएंगे, उसे इफ और एल्स की लॉजिक सिखाएंगे, उसे लॉजिक और रीजनिंग सिखाएंगे। अब एक सिंपल है ना, एक बच्चा फेसबुक के ऊपर या बड़ा फेसबुक के ऊपर जाके अपना यूजर नेम लिखता है और पासवर्ड लिखता है और एंटर कर देता है, तो आता है रॉन्ग पासवर्ड। अब रॉन्ग पासवर्ड क्यों आया? लेकिन जैसे ही आप पासवर्ड सही करके एंटर करते हैं तो फेसबुक लॉगिन हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक और रीजनिंग है, इसके पीछे इफ और एल्स की लॉजिक लगी हुई है। तो प्रोग्रामर ने कोड डालते वक्त क्या लिखा था? प्रोग्रामर ने लिखा था कि इफ पासवर्ड इज करेक्ट देन गो टू अनदर पेज, और इफ पासवर्ड इज रॉन्ग एल्स, तो वो वहीं पर आ जाएगा, पासवर्ड का एरर आ जाएगा। हम बच्चे को अगर ये लॉजिक सिखाएं कि बेटा ये जो फेसबुक बनी है ना, इसके पीछे भी उसने ये कोडिंग की है, तो प्रोग्रामिंग सिखाना हमने इसको ऐसा किया कि 3 फेज ऑफ एजुकेशन कि STEM 21 कहता है कि पहले बच्चे को प्रोग्रामिंग सिखाएं, दूसरे नंबर पर बच्चे को रोबोटिक्स सिखाएं, तीसरे नंबर पर बच्चे को AI सिखाएं। क्योंकि वो जब फाउंडेशन उसकी स्ट्रांग क्या है, एज भी होनी चाहिए। 1 से लेकर 8 तक हर बच्चा पहले प्रोग्रामिंग सीखेगा। सही है। अब कनेक्ट कैसे किया? कनेक्ट ऐसे किया कि 1 क्लास में अगर मिसाल के तौर पर वो पढ़ रहा है माई सेल्फ एक सब्जेक्ट, सही है, 1 क्लास के अंदर वो पढ़ रहा है, तो माई सेल्फ में वो बताता है कि माई नेम इज अली और मेरा नाम ये है, अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा है। अब ये जो बच्चा है ना 1 क्लास का, ये स्क्रैच के ऊपर एक एप्लीकेशन बनाएगा जिसमें 2 कैरेक्टर आपस में बातें कर रहे हैं, ये उसका कोड टाइप करेगा और ये एक दूसरे को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि उसने जो माई सेल्फ पढ़ा, अब ये एक अदर मीडियम से कोडिंग के जरिए से ये बच्चा कोड लिखने के बाद अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्योंकि कोडिंग तो बहुत जरूरी है ना, अगर हम नोट करें हमारी अपनी लाइफ में कोडिंग और प्रोग्रामिंग कितनी ज्यादा है। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप अगर आपका फॉर एग्जांपल AC चल रहा है, तो AC के अंदर भी तो कार्ड लगा हुआ है, तो कार्ड के पीछे भी तो एक प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग ही तो चल रही है। आपकी LEDs और जितनी भी चीजें, ये भी प्रोग्रामिंग है। सही। अच्छा, आप अपना गैजेट या आप जो भी आपके घर में जो होम अप्लायंसेस हैं वो यूज करते हैं। सेकेंडली ये कि अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। अगर आप बाइक या InDrive यूज करते हैं इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। अगर आप फूड पांडा यूज कर रहे हैं तो ये भी प्रोग्रामिंग का एक शाहकार है। इन्हीं लोगों ने ये क्यों बनाई? क्योंकि नीड आइडेंटिफाई की ना उन्होंने कि दुनिया में नीड क्या है, और उसको फिर उनको पता था कि कैसे उसको रिसॉल्व करना है। जी, कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पढ़ाई से अपनी सोसाइटी के प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकूं। ये चीज करिकुलम में मिसिंग है और मिसिंग थी। इस चीज को हमने इंटीग्रेट किया। अब हमारा बच्चा जो है ना वो पढ़ रहा है अर्थमेटिक मीन और उसके ऊपर प्रोग्राम बना रहा है। हमारा बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहा है और उसको सिमुलेट करके प्रोग्रामिंग के जरिए से डाइजेस्टिव प्रोसेस बता रहा है कि डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, सिमुलेशन उसको करवा रहे हैं। तो इसमें हमने एक 2 साल का एक टाइम पीरियड बनाया कि हर बच्चा कोडिंग सीखेगा, क्योंकि ये जो दौर है ये एक मल्टी डायमेंशनल दौर है। इसमें अगर आपके पास एक स्किल है तो काम नहीं चलेगा। अब इस वक्त अगर एक लड़की है और वो बहुत अच्छा खाना पकाती है, लेकिन अगर उसको वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो वो क्या अपना चैनल चला सकती है? वो मोहताज रहेगी, वो नहीं चला सकती। तो अपना एक होम शेफ को वीडियो एडिटिंग चैनल बनाने के लिए ला मोहल्ला उसको अपना जो चैनल है उसको रन करने के लिए एडिटिंग सीखनी पड़ती है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि उसको अपने आप को रीस्किल करना पड़ता है। तो सेम एज इट इज हमारा हर बच्चा प्रोग्रामिंग सीखे, ये फाउंडेशनल। इस पर रिसर्चेस हैं, बाकायदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है कि दुनिया में हर 3 में से 2 स्कूल बच्चों को कोडिंग करवा रहे हैं। और एक रिपोर्ट और है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि 2025 से 50% जॉब्स उनको मिलेंगी जो अपने आप को रीस्किल करेंगे। आप खुद सोच रहे हैं कि अगर कोई शख्स किसी जमाने में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखता था तो उसे जॉब मिल जाती थी। आज डिजिटल मार्केटिंग वालों को पूछता नहीं है, वो कहते हैं जी वीडियो एडिटर भी यही होगा, एडिटर भी यही होगा, अपलोडिंग भी यही करेगा। तो एक मल्टी स्किल्स का दौर है, क्योंकि अब टूल्स आ गए, क्योंकि वो टूल्स इस्तेमाल करने अपने खुद तो करना नहीं है ना। हाँ, टूल्स का इस्तेमाल। लेकिन अब कोडिंग पे एक मुझे लग रहा है कि कोडिंग तो मैंने बड़ा एनवीडिया के जो CEO उन्होंने कहा था कि कोडिंग आगे जाके, आई थिंक मैंने ट्विटर के भी एलॉन मस्क का भी देखा था कि कोडिंग तो खत्म हो जाएगी आगे जाके। जब हम कहते हैं कि कोडिंग खत्म हो जाएगी तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये इल्म बेकार हो गया, ऑटोमेटेड हो गया ना, तो ऑटोमेटेड हो जाएगा ना। ऑटोमेटेड करने के लिए भी फाउंडेशन जरूरी है।
एक प्रॉम्प्ट सब्जेक्ट, एक फॉर एग्जांपल इसको हम कोडिंग से हटकर बात करते हैं। एक शख्स जो कि साइंस का टीचर है या एक बच्चा जो कि साइंस पढ़ रहा है, अगर उसका साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता और वो चैट जीपीटी से या किसी भी ऐप से जनरेट करवा लेता है टेक्स्ट, तो क्या उसके अंदर ये सलाहियत है कि जो जनरेटेड टेक्स्ट है वो सही है या गलत है? नहीं है, ये तो नहीं है। तो ये पढ़ने के लिए उसे फाउंडेशन तो पढ़नी पड़ेगी। तो कोडिंग खत्म हो जाएगी, इससे मुराद ये होगा कि कोडिंग का टूल चेंज हो जाएगा, टूल चेंज हो जाएगा। आज इसकी मिसाल मैं 2-3 चीजों से दे सकता हूँ कि वो वीडियो एडिटर्स जिन्होंने वीडियो एडिटिंग किसी जमाने में करते थे, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा आसान हो जाएगा। जो मुझे समझा कि पढ़ना आना चाहिए, जैसे अब चैट जीपीटी पूरा टाइप लिख देता है, लेकिन रीड प्रूफ तो आप भी वो करना है ना। अब उसको कुछ तो कीवर्ड देंगे तो कि प्रूफ करने के लिए प्रेयर नॉलेज तो आपके अब पास जैसे मतलब इन्विटेशन बना दे भाई मुझे कि आज के पॉडकास्ट का इन्विटेशन बना दे, तो मैं उसको इतना तो लिख के देता हूँ, तो फिर वो प्रॉपर बना के देता है। तो कम से कम इतनी बेसिक एटलीस्ट प्रॉम्प्ट लिखने की तो नॉलेज होनी चाहिए ना। इतनी बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए भी तो प्रेयर नॉलेज तो है ना। हाँ, ये कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ग्रामर का इतना मसला नहीं होता, पहले तो हम सोचते रहते थे लिखने के हैज लिखेंगे, गॉज लिखेंगे, और वो मसला नहीं, उसको बोल देते हैं या वॉइस में भी बोलते हैं, लेकिन आपके पास वो कैपेबिलिटी ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, लिखेंगे तो वो आउटपुट में देगा। वो जो प्रेयर नॉलेज है, वो जो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है, वो जरूरी है, और वो क्लासरूम का रोल कभी भी खत्म नहीं होगा। कोडिंग के टूल्स एडवांस हो जाएंगे। किसी जमाने में वो इलेक्ट्रिशियंस जो कि हमारे घरों पे आके काम करते थे, तो उन्होंने अब सोलर का काम जिन्होंने सीख लिया, उन्होंने अपनी स्किल को मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिशियन कहे कि नहीं मैं सोलर पैनल पे काम नहीं करता, तो दुनिया तेजी से सोलर पैनल की तरफ जा रही है, आपको करना पड़ेगा। सेम एज इट इज वो मैकेनिक जिसने EFI गाड़ियां, कार्ड वाली गाड़ियों के ऊपर काम नहीं किया, वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सलीट हो जाएगा। अब वो बल्ब बनाने वाला शख्स जो कि किसी जमाने में 100 वाट का बल्ब बनाता था, अगर उसने LED बनाना नहीं सीखी तो इसका धंधा खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से वो टीवी बनाने वाला जो कि आज भी पिक्चर ट्यूब सही करता हो, तो आपके घर में पिक्चर ट्यूब वाला टीवी है? अब तो मेरे ख्याल से इसकी शॉप्स भी नजर नहीं आएंगी, खत्म हो गया। तो अब क्या, लेकिन अब जिन्होंने अपने आप को रीस्किल कर लिया ना, जिन्होंने इस कार्ड वाले टीवी को सीख लिया, जिन्होंने इस LED को सीख लिया, आज भी वो टीवी सही कर रहे हैं, लेकिन टीवी की शक्ल चेंज हो गई। उन्होंने दौरे हाजिर की जरूरत को देखते हुए अपने आप को अपग्रेड कर लिया। सो कोडिंग खत्म हो जाएगी, इट मीन्स कि कोडिंग अपग्रेड हो जाएगी, वो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगी। वो ड्रैग एंड ड्रॉप टूल चलाना आपको पता आना चाहिए। हाँ, कम से कम बेसिक्स है। एक तो हो गया कोडिंग, दूसरा आपने बताया था इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि फिर उस पे 8 क्लास तक आप कोडिंग सिखाएंगे जी, फिर 8वीं के बाद नहीं 8 क्लास तक नहीं पढ़ाएंगे। हमारा सिलसिला ये था कि हम बच्चे को 2 साल जो है वो सबसे पहले उसको प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे, कोडिंग सिखाएंगे। 2 साल से बना दे क्या वो उसकी एज, जैसे अगर फॉर एग्जांपल 1 क्लास का बच्चा है, 1 क्लास तो उसने इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, इंटीग्रेटेड करिकुलम को 1 में पढ़ा। अब जब ये ग्रेड 2 में आया तो अच्छा, अब जब इसने ग्रेड 1 में पढ़ा था तो इसने अपने सारे जो पढ़ा था उन सबके प्रोग्राम्स बनाए थे। अब जब ये ग्रेड 2 में आया तो करिकुलम चेंज हो गया ना, किताबें चेंज हो गई, अब ये उनके प्रोग्राम्स बनाएगा। तो 2 साल इसकी प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त हो गई। ये बच्चा 2 साल में 80 प्रोजेक्ट्स बनाएगा, 80 प्रोजेक्ट्स बनाएगा। तो अभी इनके साथ मैंने देखा है जो लो लेवल स्कूल में, खुद स्कूल में विजिट भी किया है, उनके पास तो सिस्टम और रिसोर्सेज का मसला था, वो फिर आप खुद अरेंज करें? जी, उसके लिए हमने पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 500 लैब्स, और इस वक्त जो है स्कूल में खोल देते हैं हम जाके जी। अच्छा। और इस वक्त 2700 लैब्स जो हैं वो एस्टेब्लिश हुई पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। STEM 21 ने ऐसा किया कि हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास स्कूल में 300 स्टूडेंट्स हैं तो हम बच्चों को 10 क्रोम बुक्स आपकी प्रोवाइड करेंगे। और वो क्रोम बुक्स जो हैं वो इस तरह कॉन्फ़िगर होती हैं कि उसके अंदर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू नहीं होता। सेकेंडली ये कि उसकी बैटरी हेल्थ इतनी अच्छी होती है कि वो आराम से 1 वीक बैकअप देती है। और थर्ड ये कि बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है, तो इंटरनेट का प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है। अब 4 तरह के प्रॉब्लम है पाकिस्तान में जब भी आप टेक एजुकेशन की तरफ जाते हैं। वो 4 प्रॉब्लम्स क्या है? पहला प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास यही बिजली के मसाइल, इंटरनेट के मसाइल और गैजेट्स आ जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है अनट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स, जो पढ़ाने वाले हैं वो टेक प्रोफिशिएंट नहीं है, ये उनको खुद नहीं आता। तीसरे नंबर के ऊपर आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपका जो मुल्क है उसके अंदर स्टैंडर्ड्स नहीं है बहुत सारी चीज़ों के। जैसे अभी आप देखें कंप्यूटर की किताब भी अभी कुछ अर्से पहले चेंज हुई है। कंप्यूटर की अभी कुछ अर्से पहले चेंज हुई है। यूएसबी पढ़ा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो यूएसबी पढ़ा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। लेकिन फिर जब उस पर कुछ आवाज़ बुलंद हुई, कुछ लोगों ने इसको हाईलाइट किया, तो स्टैंडर्ड्स नहीं है, कुछ ऐसी बॉडीज़ नहीं बनी। क्योंकि जो लोग बैठे हैं इदारों के अंदर वो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेक प्रोफिशिएंट नहीं है। एजुकेशन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो क्लासरूम टीचर्स हैं, वो डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं है। जो डिसीजन मेकिंग में हैं
हैं, उनकी तरजीहात ये नहीं है या उनको खुद इसकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में जब भी कोई टेक एजुकेशन पर काम होगा ये प्रॉब्लम आएगा कि वहाँ पर आपको अनट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, वहाँ पर आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम मिलेगा, वहाँ पर आपको कनेक्टिविटी के इश्यूज मिलेंगे, वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड्स का प्रॉब्लम मिलेगा। तो STEM 21 ने इस इशू को ऐसे सॉल्व किया कि हम आपको क्रोम बुक्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ये झंझट ही खत्म हो गया कि बच्चा पढ़ेगा कैसे। अब बिजली का मसला भी हल हो गया, अब बैटरी। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में? अनट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स। अनट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमने क्या किया कि हमने कहा कि हम आपके टीचर्स को LMS के थ्रू ट्रेनिंग करवाएंगे। तो जो भी स्कूल हम ऑनबोर्ड करते हैं उस स्कूल से हम टीचर्स का डाटा लेते हैं और उसके बाद हमारा एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव LMS है। उस LMS के ऊपर टीचर ने 10 आवर्स का बेसिक कोर्स और उसके बाद फिर एक जो उसका जो करिकुलम इंटीग्रेशन है उसके लेसन प्लानिंग का कोर्स कंप्लीट करना होता है। तो हर टीचर को एक ID पासवर्ड दिया जाता है, दे नो हाउ टू यूज इट। जैसे फेसबुक चलाना आसान है, इतना आसान हमारा LMS यूज करना है। तो वो अपने मोबाइल फोन के ऊपर सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम जो है वो जो सेल्फ पेस स्टडी है उसको कंप्लीट कर लेती है। तो यहाँ से प्रॉब्लम किसका हो गया? टीचर्स ट्रेनिंग का। अच्छा, अब जब वो LMS पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम उनके साथ रखते हैं डॉक्टर मीजानुर रहमान के साथ एक 3 घंटे का सेशन जिसमें सब चीज़ों का रिफ्लेक्शन होता है लाइव। अब नॉर्मली ऐसा होता है हमारे मुल्क में कि जो शख्स किताब लिखता है वो कोई और होता है, हमें नहीं पता होता। उसको छापने वाला कोई और होता है, फिर जब स्कूल में वो किताब आती है उसको सिलेक्ट करने वाला कोई और होता है, फिर उसके बाद उस किताब को पढ़ाने वाला कोई और होता है, उसका बोर्ड में एग्जाम बनाने वाला कोई और होता है, उसका चेकर कोई और होता है। तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया। हमने कहा कि जो स्टेक होल्डर है ना, जो क्लासरूम का कस्टोडियन है, उसको डायरेक्ट जिसका ब्रेन चाइल्ड है उसके साथ आप 1-to-1 करा दें। तो डॉक्टर मिजानुर रहमान का एक 3 घंटे का सेशन होता है, वो अपने इंटरनेशनल एक्सपोजर्स और अपनी जो पेडागोजी है उसको शेयर करते हैं टीचर्स के साथ। तो टीचर्स मोटिवेशनली, इमोशनली साउंड हो जाते हैं और एकेडमिकली भी साउंड हो जाते हैं। उन्हें एक स्टेम पेडागोजी समझ आती है कि क्या है, टेक एजुकेशन किस तरह देनी है, उन्हें ये भी समझ आ जाता है। इसके बाद फिर हम करते हैं ऑन साइट ट्रेनिंग्स। ऑन साइट ट्रेनिंग्स के अंदर फिर हम ऑन ग्राउंड जाते हैं, वो मैं भी एज अ मास्टर ट्रेनर करता हूँ। वहाँ पर जाकर हम मतलब सिंध के माशाल्लाह से तमाम स्कूल्स के अंदर पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा ये सिस्टम है, इवन कि काज़ाकिस्तान के अंदर भी हम ये कर रहे हैं। सिंगापुर के 17% स्कूल्स के अंदर STEM 21 का करिकुलम जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो पाकिस्तान से बना हुआ करिकुलम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये होता है कि हम टीचर्स को जाते हैं, सबसे पहले उनको ओरिएंटेशन करवाते हैं। जब ओरिएंटेशन हो जाता है तो उनको कंप्यूटर लैब के अंदर उनको सबको क्रोम बुक्स दी जाती हैं, उनको वो टेक प्रोफिशिएंसी थ्योरेटिकली पहले बताई जाती है और उनको टेक प्रोफिशिएंट बनाने के लिए फिर उनको सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सिखाया जाता है। फिर हर लेसन प्लान का जो लेसन होता है वो उनको समझाया जाता है। तमाम टीचर सॉफ्टवेयर के ऊपर लेसन को प्रैक्टिस करते हैं। जब वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर वो आके अपनी एक प्रेजेंटेशन देते हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी मजीद डेवलप हो जाए। तो टीचर तो बोलना जानते ही हैं बहुत अच्छा, लेकिन अपने प्रोजेक्ट पे आके सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के साथ किस तरह आपने एक्सप्लेन करना, अपना आइडिया कैसे पिच करना है। लाइक अ शार्क टैंक कि आप खड़े हो गए कि मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैंने इसको सिमुलेट करवाया है, ये ज्योमेट्री का एक टॉपिक था, इसमें मैंने एंगल जनरेशन पढ़ाया है, तो ये टॉपिक ये काम करता है। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा प्रॉब्लम इसको सेट कर देते हैं कि टीचर्स का। तीसरी चीज ये होती है कि पाकिस्तान में कोई स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं है STEM का अभी तक। कोई इदारा AI और STEM का स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं बना रहा। आप अगर किसी भी स्कूल के अंदर जाते हैं तो साइंस का एक स्टैंडर्ड है नेशनल करिकुलम से, इसका स्टैंडर्ड है। तो हर शख्स जो भी पढ़ाने वाला है वो अपनी समझ के मुताबिक पढ़ा रहा है। आपको लगता है ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए, आपने ये पढ़ा लिया। मुझे लगता है मैंने ये पढ़ाना चाहिए, ये पढ़ा लिया। क्या वो एज एप्रोप्रिएट है? क्या उस बच्चे को इस एज में ये इतना पढ़ाना चाहिए कि एक बच्चे का जो कंसीव करने का जो लेवल है, क्या वो आप ऑप्टिमम पे तो नहीं लेकर जा रहे? उसको कितना आसान करना है, उसको नोन से अननोन या अननोन से नोन की तरफ लेकर आना है, उसकी पेडागोजी क्या होगी, उसकी क्या सेंसोरियल डेवलपमेंट बच्चे की इतनी है कि वो इतना मुश्किल टॉपिक पढ़ लेगा। तो इस पर कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं था। तो हमने पाकिस्तान में पहली मरतबा इसका करिकुलम डेवलप किया और ग्रेड 1 से लेकर 8 तक हुआ। अब 3 मसले हल हो गए। पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, सेकेंडली हमने टीचर जो क्लासरूम टीचर है उसको हमने एम्पावर्ड किया, तीसरे नंबर पर हमने
करिकुलम स्ट्रक्चर्ड कर दिया। चौथे नंबर के ऊपर हमने किया कि इसको इंटरनेशनल गोल से कनेक्ट करने के लिए SDGs के साथ कनेक्ट कर दिया कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसको डे फर्स्ट से पता है कि मैं जो ये पढ़ रहा हूँ ये इंटरनेशनली किस गोल से कनेक्टेड है। तो अब ये एक सफ़र है और इस सफ़र के अंदर बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 के बच्चे ना, जिनको हम ये कहते हैं कि ये बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, वो प्रोग्राम बना रहा है। वो कॉग्निटिव डोमेन उसका एक्टिव हो गया है, उसकी 21st सेंचुरी स्किल्स बूस्ट हो गई हैं, उसको पता है हाउ टू इनिशिएट, उसे पता है कोलैबोरेट कैसे करना है। पाकिस्तान के अंदर कोलैबोरेशन एक बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दो शॉप्स बराबर बराबर होती है ना, तो वो कुर्सी उठा लेते हैं कि बराबर वाला मेरे साथ ना बैठे, तो कोलैबोरेशन बड़ा मसला। लेकिन HP जब कोलैबोरेट करता है इंटेल के साथ तो आप देखें $1 बिलियन इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। फेसबुक जब रेबेन के साथ कोलैबोरेट करता है तो $1 बिलियन इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। सोनी जब इरेक्सन के साथ करता है तो एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब बच्चा लंच लेकर आता है तो पेरेंट उसको कहती है कि इसका लंच किसी के साथ शेयर मत करवाइएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लासरूम वो नर्सरी है जहां से बच्चा कोलैबोरेट करना सीखेगा। अब अगर मैं बच्चे का लंच शेयर करवाऊंगा तो ऑब्वियसली बच्चा पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने लेसन प्लान एज अ डिजाइन कर दिया कि जब बच्चा लेसन प्लान करेगा तो वो बराबर वाले बच्चे से बोलेगा बताओ कोड कैसे लिखूं। एक बच्चा प्रोग्रामर होगा, एक डेवलपर होगा, ये फैक्ट है। अल्लामा इकबाल प्लानर थे और कायदे आजम जो थे वो डेवलपर थे। तो एक बच्चा प्लानर होता है और दूसरा बच्चा डेवलपर होता है। ये हमारी पेडागॉजी है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करवाते हैं एक प्लानर और एक डेवलपर। अब सवाल ये होगा कैसे पता चलेगा प्लानर कौन सा डेवलपर? ये मैं करने वाला था कि इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप बताएं कैसे बताएंगे हम प्लानर कौन है डेवलपर कौन है? उसकी हम उसको कैसे चेक करेंगे कि किसको डेवलपर बनाना है, किसको हमने एग्जीक्यूटर बनाना है? जी, स्टडीज ये बताती हैं कि वो तमाम लोग जिनको टेक्स्ट पढ़ के चीजें समझ आ जाती हैं वो प्लानर होते हैं। सही है। जिनको टेक्स्ट समझ के आ गया कि मैंने एक प्रोसेस लिख दिया कि 4 तरीकों पर, जैसे अभी आपके हाथ में पेपर है, अब आपने इस पेपर पर अच्छा ये तरीका है तो आपको समझ में आ गया कि ये है, तो ये आप यू आर अ गुड प्लानर। ये जितने भी लोग प्लानर होंगे ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे होंगे, ये मैनेजर बहुत अच्छे होंगे, डायरेक्टर बहुत अच्छे होंगे, ये सारे ये वाले काम करेंगे। और जिसको तस्वीरें देख के समझ में आ रहा है वो डेवलपर है। सही है। जिसको तस्वीरें देखकर चीजें समझ आ रही है वो डेवलप करेगा। वो पिक्चर देख रहा है, वो फ्लो चार्ट्स देख रहा है, उसको चीजें समझ आ रही है, उसको एरो समझ आ रहे हैं, उसको एंगल समझ में आ रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी बनाने इसको दोनों ही समझना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों समझ में नहीं आए ऐसा। इस फिर अगेन अगर हम आगे एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जिसको दोनों समझ में नहीं आए, फिर हम ये चेक करते हैं कि इस बच्चे की हिस्ट्री क्या है, इसकी यकीनन कुछ स्किल्स हैं जो डेवलप नहीं हुई। अच्छा, इसका सवाल इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ से कनेक्ट है? इसका अर्ली चाइल्डहुड से कनेक्टेड है। अर्ली ईयर्स एजुकेशन एक पूरा डोमेन है। पाकिस्तान में इस पे लोग बहुत अच्छा काम करना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे लोग बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। सलमान आसिफ साहब आप वीडियोस देखते होंगे, बच्चों के वाले से वीडियोस बना रहे हैं। अब अर्ली ईयर एजुकेशन वो बता रहे हैं कि बच्चे को कैसे पालना है, बच्चे की क्यूरियोसिटी है। अगर बच्चा क्वेश्चन करा, आपने कहा चुप करो बहुत बोलते हो, तो बच्चा सवाल पूछना छोड़ देगा। अब उसके बहुत सारे जो वाय हैं वो क्लियर नहीं होंगे। और हमेशा जब भी बच्चे का इंटरेस्ट कब खत्म होता है क्लासरूम लेसन से, जब उसका वाय क्लियर नहीं होता। टीचर ने कुछ पढ़ाया, उसने कहा मैं चुप कर जाओ, अभी लेसन खत्म करना है। अब ये अगेन पूरा एक टॉपिक है, क्योंकि लेसन क्यों खत्म करना है? उसे 40 मिनट्स के अंदर सब कुछ पढ़ाना है। उसको 5 या 6 क्लासेस दी हुई है, उसे 30 बच्चों की कॉपीज भी चेक करनी है। कॉपीज चेक करने के बाद उसको मंथली टेस्ट भी लेने हैं, उसने सबको स्टार भी देना है, सबकी रिपोर्ट कार्ड के ऊपर भी लिखना है। अगर कॉपी चेकिंग गलत हो गई तो पेरेंट आके स्कूल में बोलेगी कि ये तो आपकी टीचर को चेकिंग करना नहीं आती, तो टीचर की कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा। तो वो कैसे क्लासरूम के क्वेश्चन को एंटरटेन करेगी? एक ग्राउंड फैक्ट्स पर इस बात को कर लेते हैं ना कि कैसे करें। अगर मेरी क्लास में 35 बच्चा बैठा है तो मैं 35 को अगर 1-1 मिनट बोलने के लिए दूंगा तो 35 मिनट्स तो इधर हो गए, 5 मिनट आने में और जाने में लग जाएंगे। अब बताएं लेसन कहाँ एग्जीक्यूट होगा? फिर हम कहते हैं कि हमारा एजुकेशन, हमारे जो टीचर्स हैं वो काबिल नहीं है। तो टीचर को तो आपने हाथ पांव बांध दिया, हाथ पांव बांधने के बाद आपने उसे एक परिंदा बना के बोल दिया जी हवा में उड़ो। अब ये जो एजुकेशन पॉलिसीज बनाने वाले लोग हैं, जो एसी कमरों में, बंद कमरों में बैठकर पॉलिसीज बना रहे हैं, ये इस डोमेन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं टोटली। सही। अब सवाल ये हुआ कि जब बच्चा क्लासरूम के अंदर पढ़ेगा तो ये बड़ा मैटर करता है कि क्लासरूम साइज क्या होगा, यानी एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए और क्लास का टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए कि वो इक्वली इंसाफ के साथ बच्चों को उतनी तवज्जो दे सके। अगर बच्चा क्वेश्चन करे तो उस बच्चे को इतना टाइम मिले
कि वो क्वेश्चन उसका एंटरटेन हो। लेकिन अगर आप इस प्रेशर में आके जब बोलेंगे नहीं बेटा बाद में अभी मैं पढ़ा लूँ, कल मुझसे सवाल करना, इस छोटे नन्हे मुन्ने इंजीनियर का वाई क्लियर नहीं हुआ। वाई क्लियर नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। जैसे ही वाई क्लियर नहीं होगा, मिसअंडरस्टूड्स बनेंगे, इसका टॉपिक में से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ये बराबर वाले को नोचेगा, ये उसको पिन चुबाएगा, ये इस तरह क्यों करेगा, फिर आप उसको डांटेंगे, आप उसको क्लास से बाहर कर देंगे, आप इस तरह की कोई सजा देंगे, उसके पेरेंट को बुला के बोलेंगे ये बड़ा तंग करता है, अम्मा बोलेंगे हमें भी बड़ा तंग करता है। अब इस पर छाप लग जाएगी भाई इसका तो पढ़ने में ज़हन ही नहीं है, ये तो पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं है। ये नेग्लेक्टेड चाइल्ड जब बड़ा होगा तो फिर आपके क्वेश्चन का जवाब आ गया, ना ये प्रोग्रामिंग में अच्छा होगा और ना ये प्लानिंग में अच्छा होगा। अच्छा मंसूर भाई, मुझे सवाल ये था कि स्टैम्प का वर्ड आप बहुत यूज़ करें, बहुत सारों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा, इसका मीनिंग भी बताएं। इसके साथ 21 भी लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है? स्टेम एक एक्रोनियम है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। मैं इसको बहुत आसान कर देता हूँ हमारे सुनने वालों के लिए। एक होता है एब्रीविएशन, एक होता है एक्रोनियम। एब्रीविएशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी वर्ड के इनिशियल्स को यानी फर्स्ट लेटर्स को अलग अलग करके बोलें, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, तो आप क्या बोलते हैं? PIA। तो PIA तीनों लफ्ज़ को अलग अलग बोला था, पिया नहीं बोला जाता, सही क्या बोला था? PIA। लेकिन अगर आप किसी वर्ड के अंदर इनिशियल्स को सेपरेट करें और उनको कलेक्टिवली बोले, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो क्या बनता है? स्टेम। सही। इसी तरह साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स मैथमेटिक्स, तो क्या बनता है? स्टीम। इसी तरह साइंस रिसर्च इंजीनियरिंग आर्ट्स टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स, ये बनता है स्ट्रीम। सही। STREM, साइंस, S फॉर साइंस और T फॉर टेक्नोलॉजी, R फॉर रिसर्च। नाम तो नहीं रखा इसका? नहीं, हमने इंटरनेशनली नाम है। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे मैंने बताया साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है स्टेम। तो स्टेम एक तरीका तदरीस है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बच्चों को अमली तौर पर सिखाया जाए। आसान लफ्जों में ये है कि साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को, मैथमेटिक्स को अमली तौर पर सिखाया जाए। अब अमली तौर पर कैसे सिखाया जाए, उसके मल्टीपल वे आउट्स हैं। कि फॉर एग्जांपल बच्चे को आप इस तरह से पढ़ाएं और अपने घर में ही कुछ चीज़ों से ऐसे प्रोजेक्ट बनवा लें, डू इट योरसेल्फ, DIY, कि आप उसको मिसाल के तौर पर एरोडायनामिक्स समझा रहे हैं तो आपने जहाज़ समझाने के लिए बच्चे को ना आइसक्रीम की डंडियाँ लेके जहाज़ बनाना सिखाया और वो बच्चा वो जहाज़ काम भी कर रहा है। तो वो जो उसने साइंस के और जो टेक्नोलॉजी के, जो इंजीनियरिंग के और जो मैथ्स पढ़े थे, क्योंकि वो कैलकुलेशन भी आ जाएगी इसके अंदर, इंजीनियरिंग मॉडल डिजाइनिंग भी आ जाएगी इसके अंदर, तो जब वो इस चीज़ को पढ़ेगा, इसको समझेगा और फिर एक मॉडल अपने हाथ से बनाएगा या पेपर प्लान बनाएगा, तो ये प्रैक्टिकल स्टडी हो जाएगी इसके लिए। फिर दूसरा तरीका ये है कि जैसे आप एल्गोरिथम के जरिए से पढ़ाएं बच्चे को, जब आप कुछ पढ़ाएं तो उसके बाद उसको प्रोग्रामिंग सिखाएं, जैसे हम सिखा रहे हैं उसको, आप कोडिंग सिखाएं उसको, तो जो वो पढ़ रहा है उसके प्रोग्राम्स बनाने लगेगा। फिर एक तरीका होता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसको लर्निंग विद रीजनिंग भी कहते हैं, कि बच्चा को एक्सपीरियंस करे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात करता हूँ कि अगर मैं आपके सामने एक प्याले में पानी लेता हूँ और वो रूम टेम्परेचर पानी है, तो रूम टेम्परेचर पानी में अगर आप हाथ डालेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल होगा, बिल्कुल गीला महसूस होगा, सिर्फ गीला होगा, गीला महसूस होगा। हाँ। अब अगर अब आप सोचें एक छोटा सा बच्चा इस बात को देख रहा है, अगर हम उस पानी को फ्रिज में रखकर आ जाएं, उस बाउल को फ्रिज में रखें एंड देन हम बच्चे को बोलें कि बेटा इसमें हाथ डालो, तो उसे क्या महसूस होगा? ठंडा होगा, ठंडा महसूस होगा। अब अगर इस पानी को हम चूल्हे के ऊपर रखें बाउल को एंड देन हम इस पानी में बच्चे का हाथ डलवाएं, तब उसे क्या महसूस होगा? गरम होगा, गरम महसूस होगा। इस प्रैक्टिस के जरिए हमने बच्चे को ठंडा गरम रूम टेम्परेचर सिखा दिया। ये कहलाती है सेंसोरियल डेवलपमेंट। अल्लाह ताला ने हर इंसान को 5 सेंसेस दिए हैं। पहले नंबर पर उसका जो सेंस है देखने का सेंस, विजन है उसका। फिर उसका कौन सा सेंस है? सुनने का सेंस है, इसको बोलते हैं ऑडिटरी सेंस। उसका सूंघने का सेंस है, ऑल्फैक्टरी सेंस कहते हैं। फिर चखने का सेंस है, जबान पर अल्लाह ताला ने आपको टेस्ट बड्स दिए हैं, आप खट्टा मीठा खराब चखते ही पता चल जाता है, गस्टेटरी सेंस। और एक और सेंस है क्या? आपका टैक्टाइल सेंस, छूने का सेंस। आपने किसी चीज को छुआ तो पता चला ये गर्म है, किसी चीज को छुआ तो पता चला क्या है? ये ठंडा है। इसको हम कहते हैं सेंसरी डेवलपमेंट। जिस बच्चे के साथ सेंसरी डेवलपमेंट जितनी ज्यादा अच्छी होती है, वो बच्चा कॉग्निटिव स्किल्स उसके अंदर उतनी डेवलप्ड होती है। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि 2 बच्चे हों सेम एज ग्रुप के, एक बच्चा थोड़ा सा आपको देर से रिस्पॉन्ड देर से करता है और एक बच्चा बड़ा एक्टिव होता है, वो फौरन बात को समझ जाता है, और एक बच्चा प्रोसेस करने में टाइम लगाता है। इन दोनों बच्चे को अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, तो आपको एक बात समझ आएगी कि एक बच्चे की सेंसरी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई और सेंसरी डेवलपमेंट की वजह से इसका कॉग्निटिव डोमेन बहुत अच्छा एक्टिव हो गया। दूसरे बच्चे ने वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं की,
जिसकी वजह से उसके वो सेंसेस डेवलप नहीं हुए। तो बहुत सारे सेंसेस को जब वो लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस करता है तो वो शॉक के स्टेट में चलाता है, वो उसको प्रोसेस करने लगता है ये क्या था, जबकि वो बच्चा पहले करके आ चुका है। तो ये बच्चा दूसरे एक्टिव है। अब बताएं कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे से तेज होना ये बच्चे की अपनी वजह से हो रहा है या उसके पेरेंटिंग और स्कूल की वजह से हो रहा है? पेरेंटिंग की वजह से ना, पेरेंटिंग और स्कूल भी स्कूल कैसे हो रहा है। तो स्टेम एजुकेशन ये बात कहती है कि बच्चे को आप प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर चीज़ों को पढ़ाएं। अब अगर हम पानी वाली मिसाल पे दोबारा जाएं, अब अगर मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने कहा कि अगर पानी में हाथ डालते हैं तो पानी रूम टेम्परेचर पर सादा होगा, फ्रिज में रखेंगे तो हाथ को ठंडा महसूस होगा, चूल्हे पे रखेंगे तो गर्म महसूस जाएगा, पेट्रोल के बाउल में हाथ डालें क्या होगा? मेरे ख्याल से स्मेल आएगी ज्यादा। तो पहले तो उसको टैक्टाइल सेंस क्या बताएगा? टैक्टाइल सेंस उसको आएगा। आप कभी बाइक से पेट्रोल निकाल ले, हाँ क्या सही, और पेट्रोल में हाथ डालें तो क्या महसूस होता है? क्या महसूस होता है? तो ठंडा महसूस होता है। ठंडा होता है। ठंडा मैं कभी नहीं ध्यान नहीं कभी बाइक से पेट्रोल नहीं निकाला? नहीं। अच्छा, आज अब निकाल लीजिएगा आप। अभी चेक करो। हाँ, बाइक से पेट्रोल निकाला, आपको पेट्रोल ठंडा महसूस होगा। अब ये क्वेश्चन है, स्टडी है भाई, ये क्यों ठंडा हो रहा है? आप सेफ एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक बच्चे के साथ पहले पानी की एक्टिविटी करवाएं, फिर आप इस बच्चे से बोलेंगे बेटा ये पेट्रोल क्यों ठंडा हो रहा है। अब जब उसे बताएंगे कि इसका जो केमिकल प्रोसेस है वो क्या है, इसके पीछे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, जब आप ये बढ़ाएंगे ना, तो वो सिर्फ फर्ज नहीं कर रहा होगा, वो प्रैक्टिकली इस बात को समझ रहा होगा। जब भी हम कोई बात करते हैं हमारे जहन में एक तस्वीर बनती है। मैं अगर अभी आपसे कहूँ समंदर, तो आपके जहन में समंदर आया? इमेजिनेशन आ गई ना। मैं अगर आपसे कहूँ शेर, तो आपके जहन में शेर आ गया। मैं अगर आपसे कहता हूँ बिल्ली, तो आपके जहन में बिल्ली आ गई। अब मैं एक साइंटिफिक आपको पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, आपके जहन में क्या आ रहा है? इनके जहन में अलग तस्वीर आएगी, इनके जहन में अलग आएगी, इनके जहन में अलग तस्वीर आएगी। ऐसा ही है। वो वाई क्लियर नहीं होगा। लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जब बच्चा उस टॉपिक को प्रैक्टिकली करेगा और हम बोलेंगे कि अगर पानी को गर्म करें, चूल्हे पर हीट दें, टेम्परेचर दें तो पानी गर्म होता है, इस गर्म की डेफिनेशन पिक्चर बच्चे के माइंड में नहीं है। सही है। तो अब जब वो गर्म पानी में हाथ डालेगा तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो बच्चे का है ना, कि वो जो मेमोरी गेन करेगा इस टैक्टाइल सेंस से, जो मेमोरी, तो उसकी टैक्टाइल मेमोरी सारी जिंदगी उसको बताएगी गर्म पानी क्या होता है। तो इसी तरीके से हम बच्चे को जब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को एप्लीकेशन लेवल के ऊपर पढ़ाएंगे तो बच्चा सीखेगा कि चीज़ों को रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि एक DIY मेथड होता है, डू इट योरसेल्फ, फिर इसी तरह एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, फिर एक PBL मेथड होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बच्चों से प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं। इस तरह करके कोई 7 या 8 तरीकों से पाकिस्तान में इस वक्त स्टेम एजुकेशन एक्सपीरियंस हो रही है। तो ये हो गई स्टेम एजुकेशन। अब आपने पूछा कि STEM 21 क्या है? दिस इज अ ब्रांड नेम। हमने STEM 21 में, STEM एजुकेशन में 21 P और 21 को ऐड किया है। स्टैम्प 21 ये ब्रांड है, ये कंपनी का नाम है स्टैम्प 21। स्टैम्प 21 क्या कर रही है? स्टेम एजुकेशन पे काम कर रही है। अब आप मुझसे ये पूछें कि आपने P और 21 क्यों ऐड किया? अच्छा, पी भी मैं समझा स्टैम्प पी का वर्ड है, लेकिन पी आपने एक्स्ट्रा ऐड किया। पी और 21 तो मुझे लगता है सेंचुरी की वजह से 21 सेंचुरी चल रहा है, 21st सेंचुरी, दैट्स वेरी गुड। और पी इज फॉर प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग पर तो हमने बात कर ली कि प्रोग्रामिंग इज द फ्यूचर, लेकिन आप श्रीलंका ले गए ना, क्योंकि हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर पी फॉर प्रोग्रामिंग कर दिया। बिकॉज वी नो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को इंटरडिसिप्लिनरी थीमेटिक अप्रोच के तहत प्रोग्रामिंग के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ा। बच्चा जो भी पढ़ेगा, पोल्यूशन पढ़ रहा है, अब आपका तो माशाल्लाह टैक्स से ताल्लुक है, हम बच्चे को कचरे के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब बताएं कि ये बच्चा बड़े होकर कैसे एक इनिशिएटिव लेगा कि मुझे कचरा रिसाइकिल करने के लिए कचरे से मुताल्लिक कोई एप्लीकेशन बनानी चाहिए। ये कब पढ़ेगा? ये इनिशिएटिव जब लेगा जब इसको पोल्यूशन के बारे में भी नॉलेज होगी और इसको टैक्स की भी नॉलेज होगी। जब ये इनिशिएटिव लेगा ना। अब कोई भी शख्स अगर कोई आप एक ऐप बनाने चाहें, फॉर एग्जांपल यू आर अ सॉफ्टवेयर हाउस और आपके पास कोई शख्स आता है और वो कहता है कि मुझे जो है ना आप कैटल फार्मिंग की एक ऐप बनाकर दे दे, तो आपके पास क्यों आया? कि उसे कैटल फार्मिंग आती थी, ऐप बनानी नहीं आती थी। लेकिन अभी जब हम यहाँ पॉडकास्ट करने से पहले आप मुझे वहाँ रूम में लेकर गए और आपने कहा कि हम जो है वो एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं और हमने अपना सॉफ्टवेयर खुद बना लिया। कैसे बना लिया आपने? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। आपको एम्ब्रॉयडरी में क्या क्या सिस्टमैटिक ऑपरेशंस क्या हैं, SOPs क्या हैं, आपको वो ऑलरेडी पता थी। सॉफ्टवेयर बनाना आपको आता था, आपने इस वाली नॉलेज को इस पर अप्लाई किया और दोनों को मिलाकर आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया। अब ये एक सॉल्यूशन बन गया। आज आप ये जो सॉल्यूशन है मार्केट में लेके जाए और सारी एम्ब्रॉयडरी कंपनीज को बोलें कि जी आपको अपने ऑर्डर को जो
प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आते हैं कि 100 डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं तो कौन सी मशीन पे कौन सा ऑर्डर लगा हुआ है, क्या आपको उसकी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आता है, क्या आप उसके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आता है, क्या आपको उसके अकाउंट्स और फाइनेंस में प्रॉब्लम आता है। वो कहते हैं जी आता है। अब आप उससे कहेंगे जी मेरे पास ये सॉफ्टवेयर बना है, आपका सॉफ्टवेयर बिकेगा या नहीं बिकेगा? बिल्कुल बिकेगा। इसलिए बिकेगा बिकॉज यू नो आपके पास वो R&D है और आपके पास साथ में क्या है, टेक की एजुकेशन है। तो हम ये कह रहे हैं STEM 21 में बच्चे को साइंस पढ़ाओ, टेक्नोलॉजी पढ़ाओ, इंजीनियरिंग पढ़ाओ, मैथ पढ़ाओ, साथ में प्रोग्रामिंग पढ़ाओ। ये जो भी पढ़े इसको उस पर प्रोग्राम बनाना आता हो, तो ये इंडिपेंडेंट थिंकर होगा। आपने जब मुझे विजिट करवाया तो आपने बताया कि हमें एम्ब्रॉयडरी आती थी, एम्ब्रॉयडरी हमारा काम है और जदीद एम्ब्रॉयडरी, डिजिटल एम्ब्रॉयडरी हम करते हैं, मशीन से डिजाइन बनाते हैं, और उसके बाद आपने उसको सॉफ्टवेयर बना लिया। ऐसे ही आपने किया ना। तो अब इसी तरह से एक बच्चा जब बचपन में पढ़ेगा, जब भी पढ़ेगा, तो उसे जब नीड होगी, जब आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो आप इंडिपेंडेंट हो गए ना। एम्ब्रॉयडरी आपको आती थी, बिल्कुल ऐसे ही, और आपको वेब डेवलपमेंट और ये बैकग्राउंड आपका था, तो आप इंडिपेंडेंट थे या डिपेंडेंट थे? इंडिपेंडेंट थे। एम्ब्रॉयडरी का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप टेक इंडस्ट्री के लिए डिपेंडेंट थे, टेक इंडस्ट्री पर, या आप सेल्फ सफिशिएंट थे? नहीं सेल्फ था, तो हमने इंटीग्रेट इसलिए कि अपने प्रोसेसेस को हम तेज कर सके ना। कैसे किया? क्योंकि हमने उसको टेक्नोलॉजी को लाया, जो पी वाला आपका बोरान था ना, उसको हमने किया, उसको कर दिया ना हमने। देखा आप मेरे रिपीट कर रहे हैं वर्ड्स को, तो मैंने नैरेटिव बिल्ड कर दिया माशाल्लाह। तो अब एक्चुअली क्या था कि आपने जब उस टेक्नोलॉजी को आप जानते थे, एम्ब्रॉयडरी आपकी फील्ड थी, आपने दोनों को मिलाया, आपने शाहकार सॉफ्टवेयर बना दिया। आज आप सॉफ्टवेयर मार्केट में सॉफ्टवेयर को बेचें, सारे एम्ब्रॉयडरी वाले आपके कस्टमर्स हैं। तो हम भी यही बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाओ। ये बच्चा जब पढ़ेगा, एप्लीकेशन लेवल पे चीज़ों को पढ़ेगा, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स को देखेगा, सोसाइटी में SDGs को देखेगा, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को हल निकालने के लिए इसको प्रोग्रामिंग भी आती होगी, इसके पास जो है वो नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज भी होगी। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर जब मार्केट में आएगा तो इसकी जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू एडिशन करेगी सोसाइटी में। और बिजनेस में आप क्या पढ़ाते हैं? बिजनेस में तो पढ़ाते ही यही है कि आपने सोसाइटी में कोई वैक्यूम ढूंढना होता है, कोई गैप ढूंढे, एंड देन उस वैक्यूम के ऊपर आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें तो सोसाइटी जो है वो आपकी प्रोडक्ट को खरीद लेती है। माचिस की तीली क्या काम करती है? चूल्हा जलाने के लिए आपको एक चीज चाहिए कि जो कि चूल्हा जला दे। तो किसी ने माचिस बना दी, अब देखिए कितना छोटा सा प्रोडक्ट है, लेकिन सोसाइटी में उसका कितना बड़ा वैल्यू एडिशन है। कोई समझदार आया, इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ, उसने कहा कि माचिस के बजाय अगर मैं एक ही मर्तबा मशीन लाइटर बना दूं तो ये और आसान हो जाएगा। उसने उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया, उसने मार्केट के एक और वैक्यूम को फिल कर दिया। तो ये चीज जब बच्चे के माइंड में इनकलकेट होगी बचपन से, तो 20 साल बाद पाकिस्तान की जनरेशन इनोवेटर्स की जनरेशन होगी। आज आप बेंगलोर को और इंडिया की बात करते हैं ना कि IT का हब बना हुआ है, आप सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, तो एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पर चेंज होगा। और चेंज ऐसा होता है कि पानी अपनी जगह खुद बना लेता है, कि उसको कितना भी रोके ना तो वो बह के वहीं जाएगा जहां उसका रास्ता है। तो ये बच्चा जब ये टेक्नोलॉजी पढ़कर आगे जाएगा, इसको टिकटॉकर बनने की जरूरत नहीं बनेगी, इसको नाचने की और फैमिलीज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पास अपना इल्म होगा, एप्लीकेशन लेवल की स्टडी होगी, इसके पास और बहुत सारे काम होंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो ये वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में एक ऐसी रिसोर्स क्रिएट करेंगे, एक ऐसी ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट कर देंगे जो पाकिस्तान को चेंज करेगी इंशाल्लाह। तो STEM की तो हमारी बात हो गई। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमने P क्यों ऐड किया और STEM एजुकेशन क्या है। एंड देन इट कम्स टू 21st सेंचुरी स्किल्स। 21st सेंचुरी स्किल्स बेसिकली वो कॉम्पिटेंसीज हैं, सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज हैं, और वो कैरेक्टर क्वालिटीज़ हैं जो कि दुनिया भर के एजुकेशनिस्ट कहते हैं कि एक बच्चे के अंदर इस रैपिडली इवॉल्विंग डिजिटल फर्स्ट सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए। जिस तरह से दुनिया कॉम्प्लेक्स हो रही है, जिस तरह से दुनिया टेक इन्फ्लुएंस्ड हो रही है, जिस तरह से दुनिया कैपिटलिस्ट हो रही है, तो हो गई है सही। तो इन सब चीज़ों में इस जदीद तरीन दुनिया में जीने के लिए कुछ क्वालिटीज़ चाहिए, सही है, और कैरेक्टर क्वालिटीज़ के साथ साथ कुछ कॉम्पिटेंसीज चाहिए। वो कॉम्पिटेंसी अगर बच्चे में नहीं होगी तो बच्चा दुनिया से पीछे रह जाएगा। अच्छा, सिर्फ बच्चे में नहीं, मुझ में, आप में नहीं होगी तो हम भी पीछे रह जाएंगे, टीचर्स में नहीं होगी तो भी रह जाएंगे, प्रोफेशनल्स में नहीं होंगे तो भी रहेंगे। तो इन कलेक्टिव क्वालिटीज़ को और कॉम्पिटेंसीज को कहा जाता है 21st सेंचुरी स्किल्स। ये 21st सेंचुरी स्किल्स 4 तरह की स्किल्स हैं, जिसके अंदर डिजिटल लिटरेसी भी आ जाता है, इनोवेशन एंड लर्निंग आ जाता है, और इस तरह से कैरेक्टर क्वालिटीज़ हैं कि जैसे बच्चे के अंदर कोलैबोरेट करना आना चाहिए। जैसे हमने कोलैबोरेशन की बात की थी कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाए कि बच्चा कोलैबोरेट करे। फिर एक एक्टिविटी होती है इनिशिएटिव लेना, एक क्वालिटी इनिशिएटिव। बहुत सारे लोग जिंदगी भर इनिशिएटिव नहीं ले जाते।
आपने इनिशिएटिव ले लिया, आपने पॉडकास्ट कर लिया, आज आप हमें बताते हैं फखर से कितनी पॉडकास्ट हो गई आपकी? मेरी 100 हो गई। 100 हो गई माशाल्लाह से। तो व्हेन यू से 100 तो इट मेक्स एन इन्फ्लुएंस ना कि 100 पॉडकास्ट हो गई। अगर आप ये इनिशिएटिव नहीं लेते तो आपके ऊपर होने वाली पेरेंटिंग में और आपको दी जाने वाली स्कूलिंग में किसी मेंटोर का किरदार रहा कि उसने आपके अंदर ये क्वालिटी बिल्ड कर दी, नर्चर कर दी कि आप इनिशिएटिव लिया आपने। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वो बेचारे इनिशिएटिव नहीं ले पाते। तो इनिशिएटिव नहीं ले पाते, इसके पीछे भी उनके अंदर वो इनिशिएटिव लेने की क्वालिटी बिल्ड की जाती है। फिर इसी तरह से क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस। अब एक बच्चा है, उसके सामने आप कोई भी प्रोजेक्ट रखे, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, तो क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर कैसे क्रिएट की जाए? तो ये पूरा एक सेट ऑफ स्किल्स है, कैरेक्टर क्वालिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, कुछ डिजिटल लिटरेसी होती है कि उसको डिजिटली चीज़ें आनी चाहिए, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो इतना साउंड होना चाहिए, वो इतना कंसिस्टेंट होना चाहिए। ज़हीन तरीन लोग दुनिया में कामयाब नहीं होते, कंसिस्टेंट कामयाब हो जाते हैं। तहसीन भाई की कामयाबी ये नहीं है कि तहसीन भाई बड़े ज़हीन है, बड़े चालाक सवालात पूछते हैं। तहसीन भाई की कामयाबी ये है कि उन्होंने 100 पॉडकास्ट कर लिए। ये चीज़ बताती है कि तहसीन भाई क्या है, कंसिस्टेंट, इनके अंदर कंसिस्टेंसी है। तो बहुत सारे लोग जिनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती वो बड़े बड़े कारोबार में फेल हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो कि आम से होते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी होती है, वो ब्रांड बन के दुनिया के अंदर आगे आ जाते हैं। और अगेन ये सब चीज़ें कहाँ पर ये इसकी नर्सरी क्या है, इसकी लेबोरेटरी क्या है? क्लासरूम और हमारा घर। पेरेंटिंग, जब पेरेंट्स बच्चे को सिखा रहे हैं तो या तो पेरेंट्स खुद सिखाएं या उसको क्लासरूम भी सिखाए। तो ये कहलाती है 21st सेंचुरी स्किल्स। तो हमने स्टेम एजुकेशन के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स को इंटीग्रेट किया। हमारा बच्चा हर साल 1 साल के अंदर 40 प्रोजेक्ट बनाता है। 20 प्रोजेक्ट उसको उसका 1 साल में 40 प्रोजेक्ट? हाँ, एक बच्चा 40 प्रोजेक्ट बनाता है। और वो 40 प्रोजेक्ट बनाना बच्चे के लिए बड़ा आसान होता है। वो इसलिए आसान होता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है ना, जो भी पढ़ रहा है उसकी इंटीग्रेशन पर प्रोग्रामिंग कर रहा है। तो वो 20 गाइडेड प्रोजेक्ट होते हैं जिसको टीचर करवा देता है हफ्ते में 1 दफ़ा, वीक में 1 टाइम बस, और कोई लोड नहीं। और अगेन इस पर एकेडमिक बर्डन नहीं आता, क्योंकि अगर बच्चे को कन्वेंशनल लर्निंग जो उसने की थी, बोर्ड रूम टीचिंग, जो बोर्ड टीचिंग के जरिए, जो क्लासरूम में या लेक्चर मेथड के जरिए जो टीचर ने पढ़ाया था, अगर उसको 4 दिन वो नहीं समझ आया ना, तो 5वें दिन जब उसने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर वो टॉपिक पढ़ा था ना, तो उसे समझ आ गया था। तो वो प्लानर था, डेवलपर था, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। अब ये बच्चा क्या करता है कि 20 प्रोजेक्ट बनाता है, और ये 20 प्रोजेक्ट कौन करवाता है? टीचर बनाता है। इसको हम कहते हैं गाइडेड प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट में बच्चे के अंदर 10 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप हो रही है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि स्किल्स डेवलप हो रही है, इसको गेज कैसे करेंगे? मेमोरी को गेज करने के लिए तो आप टेस्ट ले लेते हैं कि जी आपके 10 में से 9 नंबर आ गए, 10 में से 8 नंबर आ गए। स्किल कैसे गेज करेंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला ये कि स्किल डिमॉन्स्ट्रेट करती है। स्किल डिमॉन्स्ट्रेट करती है। कोई शख्स कहे कि मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हूँ, आप माइक पे बिठाएं, उसे बोलना ना आए, तो आप कहेंगे आपकी तो कम्युनिकेशन कहाँ है, आपको तो बात करनी नहीं आती, मैं फ्लुएंट, आप तो फ्लुएंट नहीं है। तो अब सवाल ये कि हम उसको गेज कैसे करते हैं? पहला तो ये वाला जवाब कि हम उसे गेज ऐसे करते हैं कि हमें गेज करने की जरूरत नहीं है, वो स्किल रिफ्लेक्ट करता है बच्चा। ये हो गई पहली बात। लेकिन इसका लॉजिकल आंसर ये है कि हम बच्चे को और पेरेंट को एक एप्लीकेशन देते हैं, और हमारा जो लेसन प्लान एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड हुआ है उसमें 9 पार्ट्स होते हैं, 9 जगह पे स्किल गेज हो रही होती है, और फिर उसका टीचर सिर्फ पिक्चर खींचता है। हमारी कॉपी चेकिंग नहीं है, वो पिक्चर खींचता है और बच्चे की ऐप पर अपलोड कर देता है, और हमारा AI उसको रीड करता है और बताता है कि बच्चे के अंदर इतनी स्किल्स डेवलप्ड हुई है। तो बच्चे के अंदर स्किल 21st सेंचुरी स्किल्स थ्रू स्टेम एजुकेशन डेवलप्ड हो रही होती है। सो दिस इज स्टेम 21। और ये स्टेम का जो मॉडल है, ये इसका अर्निंग मॉडल क्या है? ये खुद कैसे कमाता है? क्योंकि सब तो अभी आपने बताया कि हम स्कूल में लैपटॉप भी दे रहे हैं और सारी चीज़ें दे रहे हैं, ये खुद कैसे अर्निंग कर रहा है? फिर स्टेम 21 का जो अर्निंग मॉडल है वो बहुत सिंपल है, और बेसिकली अगर आप इसको क्रिटिकली देखेंगे तो ये एक अर्निंग मॉडल नहीं है, ये एजुकेशन फॉर ऑल, ये एक गोल है कि एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो जाए, हर खास व आम के लिए क्वालिटी एजुकेशन आ जाए। ये भी एक गोल है, SDG ये भी, कि हम एजुकेशन को इस तरह से एक्सेसिबल बना दें कि पाकिस्तान में मौजूद हर बच्चा मसाइल की वजह से तालीम हासिल ना कर सके। तो वसाइल को कैसे मुनसिफाना तौर पर बच्चों में तकसीम किया जाए, इसके लिए हमने बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी बनाई कि जो दीगर इदारे हैं वो किट्स बेच रहे होते हैं, और वो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि किट्स
स्कूल ने परचेज करनी है, बच्चे ने किट करनी है। मैंने आपको बताया 25,000 से लेके 2-2.5 लाख रुपए तक की किट्स होती हैं। सेकेंडली ये होता है कि जो स्टेम के इंस्ट्रक्टर होते हैं वो स्कूल में या इदारे के अंदर आते हैं और फिर वो मंथली बेसिस पर 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे होते हैं। इसके अलावा फिर स्कूल बच्चों से स्टेम एजुकेशन के अलग से चार्जेस लेता है। तो अल्टीमेटली बोझ किस पर आता है? पेरेंट पर आता है। पेरेंट कहता है हमें नहीं पढ़वाना। जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए तो ये प्रॉब्लम होता नहीं है, वो अलग स्कूल्स हैं। और जो दीगर स्कूल्स होते हैं वहां पर बच्चा अपने पेरेंट बच्चे को भेज तो रहा होता है लेकिन बड़े दुखी दिल के साथ भेज रहा होता है और वो बददुआएं भी दे रहा होता है कभी कभार कि ये इन लोगों ने अजीब तमाशा बना के रखा है। और डे एंड पर बच्चे का एग्जाम क्या होता है? मेमोरी का। एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन क्या होता है? मेमोरी का। तो स्टेम 21 ने इसको बड़ा सिंपल कर दिया। हमने कहा इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत हम बच्चे को करिकुलम को हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब भले एग्जाम मेमोरी का हो रहा है लेकिन हमने उससे 40 प्रोजेक्ट बनवा के उसका स्किल डेवलप कर दी। आप गेज कर लें किसी भी तरीके से, हमारे सारे स्कूल आपके लिए हाजिर हैं। आप किसी दिन टाइम निकालें तो हम आपको दिखाते हैं। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अर्निंग मॉडल को हमने कैसे सिंपल किया? हमने ये कहा कि एक बच्चा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 रुपए रोजाना तो अफोर्ड कर सकता है। इस वक्त अगर पाकिस्तान में एक बच्चा 10-20 रुपए तो लेके जाता होगा ना स्कूल, शायद इससे ज्यादा है। आप स्कूल अगर विजिट करेंगे 100 रुपए, 200 रुपए, 1,000 रुपए पॉकेट मनी लाने वाले बच्चे भी मौजूद हैं ऐसे। लेकिन हमने कहा हर खास व आम को जो है वो एजुकेशन फॉर ऑल करना है। तो हमने उसका फॉर्मूला क्या निकाला कि भाई 4 रुपए डेली बेसिस पर अगर आप इसको निकालें तो 125 या 135 के दरमियान कुछ अमाउंट बनता है। तो 125 और 135 रुपए तो हर पेरेंट के लिए एक बच्चे पर इन्वेस्ट करना बड़ा आसान है। और अगर आप इसको साल के 12 महीने पे करें तो तकरीबन 1,500 रुपए बनते हैं। सही। हमने ये कहा कि आप बच्चे के ऊपर सिर्फ 1,500 रुपीज इन्वेस्ट कर दें, अपने बच्चे के ऊपर 1,500 रुपए इन्वेस्ट कर दें साल में एक मरतबा। हम इस 1,500 के बदले में ये जो हमारी R&D है कि नेशनल करिकुलम के साथ, कैम्ब्रिज के साथ, US कॉमन कोर के साथ हमारा सिलेबस अलाइंड है, ये वाली R&D। सेकंड, जो हम एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो हम स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम दे रहे हैं, ये करिकुलम, ये जो हम पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स अनट्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, टीचर्स को टेक प्रोफिशिएंट बना रहे हैं। क्योंकि टीचर प्रोफिशिएंट नहीं होगा तो आपके बच्चे को क्या पढ़ाएगा? तो टीचर को पढ़ाना और उसके साथ एक SDG करिकुलम देना और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल को क्रोम बुक्स देना, इस पर हम दे रहे हैं फी बच्चा 1,500 रुपीज, 1,500 रुपये फी बच्चा। अगेन हम इसके साथ एक और काम ये करते हैं, हम पूरे साल में स्कूल में बच्चों को एक चैलेंज देते हैं। चैलेंज ये देते हैं कि ये जो 40 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इसमें जो बच्चा बेस्ट प्रोजेक्ट बनाता है उसको हम स्कूल के अलावा उस बच्चे को एक लैपटॉप गिफ्ट कर देते हैं। तो 1,500 रुपए जो पेरेंट ने इन्वेस्ट किए थे वो मल्टीप्लाई होके बच्चे के पास वापस आ गए। तो एक्चुअली दिस इज अ मोटिवेशन कि बच्चा मोटिवेट हो और पाकिस्तान में सबसे पहले माइंडसेट बने। जब माइंडसेट बनेगा, स्टेम माइंडसेट बनेगा, तो फिर क्लासरूम के अंदर स्टेम लेसन डेवलप्ड होगा। जब स्टेम लेसन एग्जीक्यूट होगा तो क्लासरूम के अंदर स्टेम एनवायरनमेंट बनेगा। जब स्टेम एनवायरनमेंट बनेगा तो सोसाइटी स्टेम ओरिएंटेड हो जाएगी। जब सोसाइटी स्टेम ओरिएंटेड हो जाएगी तो मुल्की सतह पर आपके इनोवेटर्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा हमने स्टैम्प और मुझे स्टैम्प तो पहले हम यूज़ करते थे कि वो लेटर पे स्टैम्प लगा दें, स्टैम्प लगाते, लेकिन हमने वैसे इसके अलावा आपकी क्या और एक्टिविटीज़ होती है? थोड़ा सा हम एजुकेशन से बाहर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है मेरी। इसके अलावा एक्टिविटीज़ ऐसा कुछ खास नहीं है। एक्टिविटीज़ यही होती है कि बस फैमिली को टाइम देना और कुछ थोड़ा सा पढ़ लेना, रीडिंग्स कर लेना, सेमिनार्स में शिरकत कर लेना। ये ज़्यादातर जिंदगी का जो मकसद है। ज़्यादा मसला नहीं करते आपके साथ कि जब आप उनको इतना ज़्यादा पढ़ा रहे होते हो तो? नहीं, टीचर नहीं करते। आपके पास क्वेटा में ऐसे शानदार टीचर्स मौजूद हैं बलूचिस्तान के अंदर कि दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न। आपके मैं पाकिस्तान लेवल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ और हमारा इदारा हर ख़ास और आम इदारे के पास जा रहा है। तो हमने घोटकी में भी ट्रेनिंग्स कराई हैं। शानदार टीचर्स, बेहतरीन टीचर्स, आप बोलेंगे कि बस इनको सिखाने की देर है। डेहरकी के अंदर हमने ट्रेनिंग्स कराई हैं, शानदार टीचर्स। इसी तरह हमने लाड़काना में ट्रेनिंग कराई है, नवाबशाह में ट्रेनिंग कराई है, हैदराबाद में ट्रेनिंग कराई है और बहुत सारे सिटीज़ हैं जिसके अंदर मैं खुद पर्सनली वहाँ पर गया हूँ। और इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर है, अभी इंशाल्लाह गिलगित अभी मेरा विजिट है। तो पाकिस्तान में टीचर्स रेडी हैं सीखने के लिए, वो सीखना चाहते हैं, वो मुंतज़िर हैं। तो फिर मसला क्या आ रहा है एजुकेशन सिस्टम में? जब टीचर सीखने को तैयार है तो ओवरऑल कहाँ मसला है फिर आपको लगा? मसला है जो सिस्टम चला रहे हैं। सही जवाब दूं? दे दें या क्या? हमें तो मसला ये है कि जो स्कूल चला रहे हैं, जो इदारे चला रहे हैं, वो सेठ है। सही है, वो एजुकेशनिस्ट नहीं है।
उसके लिए टीचर मजदूर है। ठीक है। सेठ के लिए टीचर क्या है? मजदूर। वो घंटे गिनता है, तो 5 घंटे आ गया। जैसे एक सेठ के लिए होता है ना, फैक्ट्री के अंदर लोग बैठे हैं तो वो कहता है कि पैंट सिल रही है, तो वो कहता है आज तुमने 50 पीस सी कर जाना है। सही है। तो उस सेठ के लिए इस टीचर ना इस मजदूर से ज्यादा नहीं है। जैसे एक ठेकेदार के लिए खड्डे खोदने वाला होता है ना, तो वो कहता है कि भाई आज तुमने ना 4 खड्डे तो खोदने लाजमी। तो अगर 4 नहीं खोदे ना तो फिर तो मसला हो जाएगा। तो इसी तरह टीचर ने 7 यूनिट्स लेने। उस सेठ की तरजीहात नहीं है कि टीचर के ऊपर इन्वेस्ट करे। वो स्कूल्स, वो पेरेंट्स से बहुत भाई फी ले रहे हैं, लेकिन वो टीचर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, उनके भी कुछ वैलिड रीजंस भी हैं और कुछ ऐसे हैं उनके भी नहीं। तो मतलब आरओआई उनका भी अगर निकालें तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी ज़्यादा महंगी है। वो बेचारे रिसोर्सेज अरेंज करने में, टीचर्स के साथ भी मिला हूं तो रिसोर्सेज खुद इटसेल्फ महंगा है। टीचर्स के लिए प्रॉब्लम है ना। अगेन मैं यही तो कह रहा हूँ कि टीचर के लिए प्रॉब्लम है। जो इदारे चला रहे हैं, आप उनको 10 साल पहले देखें और 10 साल बाद देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके एसेट्स कहाँ पहुंच चुके हैं। और एक टीचर को देखें, आप एक सर्वे करें कराची के अंदर, प्राइवेट टीचर्स को आप उनका सर्वे करना शुरू करें। 20 साल पहले जो उसके पास बाइक थी वही बाइक होगी उसके पास। 20 साल एक शख्स एजुकेशन को दे रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है वो, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए अभी ग्रोसरी के बिल देना मुश्किल है। उसके लिए जो बेसिक एसेंशियल्स ऑफ लाइफ है ना, एक टीचर के लिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये एसी एक लग्जरी है। उसके लिए अच्छी बाइक टीचर के लिए, मैं बड़ी सतही गुफ्तगू कर रहा हूँ, 70 बाइक से 150 बाइक ले लेना ना एक पाकिस्तान के टीचर का ड्रीम है, एक प्राइवेट टीचर का ड्रीम है। आपको मुझे ना मदीने की एक बात याद आ गई। मैं मदीने में बैठा हुआ था, मेरे बराबर में लकीली एक टीचर बैठा हुआ था, तो इंडिया का टीचर था वो। अब मैंने बोला यार तू मतलब टीचर में हमारे दिमाग में क्या आता है, उसकी सैलरी बेचारे की 10-20 हज़ार 30 हज़ार बहुत जान मार ले के चले। तो मैं हज पे गया था, एक ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2023 की बात, 23 में क्या होगा, 25 चल रहा है, हज 24 एक साल। तो मैं बैठा हुआ था, हम लोगों का नमाज पढ़ने तो मदीने में बातचीत हो गई। कहाँ से भाई? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से। कहते हैं सर, वो अपनी स्टोरी सुनाता रहा, कह रहा यार मेरा वॉलेट गुम गया ये वो। कहता आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं तो डिज़ाइनिंग करता। मैंने उससे पूछा आप क्या? कहता टीचर हूँ। मैंने बोला टीचर हो के तू हज पे आ रहा था, इतना पैसा आ गया? मतलब मेरे दिमाग में पहले दिमाग में क्या है कि भाई 10 लाख चाहिए हज के लिए, तो 10 साल का मतलब इसको 10 साल की, मतलब 10 साल की पेमेंट इसको जमा करनी है टीचर को आने के लिए। कहता क्यों? वो स्टोरी सुना रहा था कि मेरा गोल्ड चोरी हो गया था, मैंने शिकायत करी थी तो मुझे वो मिल गया, वो अपनी उसका कोई मसला हुआ था ना, तो बेचारा अपना दुख मुझे सुना, मैं सुनता रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं हाँ करता रहा। मैंने कहा यार मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ ना, तो मुझे अगर किसी की बात समझ नहीं आती तो मैं आदी हो गया हूँ हाँ करने का। सही है। तो वो लगा कि मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी, तो मैं उसके साथ हाँ जी करता रहा। खैर बहुत देर के बाद पता चला कि वो टीचर है। ओके। तो मैंने कहा भाई तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पैसे? कहता है क्यों? मैंने तेरी तनख्वाह कितनी है? फिर मैंने उससे सवाल किया। कहता है क्यों मतलब? मैंने कहा कितनी? कहता है मेरे तुम्हारे पाकिस्तानी मेरी 6 लाख रुपए तनख्वाह है। वेरी गुड, ग्रेट। और कहता है मैं क्या पढ़ाता हूँ? वो उर्दू पढ़ाता है खाली। कहता है मैं इंग्लिश पढ़ाता तो मेरी $3000 तनख्वाह थी। इंडिया में इतनी अच्छी सैलरी है। पाकिस्तान में उर्दू पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी पूछे आप, 5000 दे देगा। प्राइवेट टीचर की अगर आप सैलरी पूछेंगे तो आपको आइडिया होगा। बड़े बड़े कॉलेजेस। अभी अपने स्टोरी नहीं सुनी हमारी। फिर ये तो तनख्वाह बताइए। अच्छा। कहता है मेरी तनख्वाह, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, फिर मैंने जाके गूगल पे सर्च किया उसी टाइम। कहता है हमारी टीचर पर कैपिटा इनकम इंडिया की लिखो। मोबाइल था उसके पास, पढ़ा लिखा टीचर हूँ। उसने बताया कि देखो कितना पर कैपिटा इनकम आ रही है। मैंने कहा $3000। कहता है मेरी तो भी तुझे 2000 बता रहा हूँ, मेरी कम है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम हमारी, पर कैपिटा इनकम गूगल कह रहा, गूगल चेक कर लेना भैया। तो मैंने बोला ठीक है। कहता है अच्छा दूसरा हज पे उन लोगों को 3 महीने की छुट्टी मिलती है, और साल में जिंदगी में कभी भी हज पे जाएंगे तो कहते ये तो मेरी भी 3 मैं तो 40 दिन का, मेरे 1 साल की मुझे 3 मतलब पूरी जिंदगी में एज अ टीचर मैं 3 महीने की छुट्टी करता हूँ। जो वैसे जो छुट्टी होती है ना, यानी कि जो उनकी जून जुलाई की छुट्टी होती हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं, एक्स्ट्रा मिलेंगी, यानी कि 5 महीने का ऑफ है। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, हमारे एक दोस्त हैं वो प्राइवेट इदारे में पढ़ा रहे हैं, कट करके आपकी बात बता रहा हूँ, तो मैं वो लम्हा नहीं भूल पाता जब उन्होंने मुझे ये बात बताई। बहुत काबिल शख्स है और अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। उनके घर में अल्लाह ताला ने बेटी दी और बेटी की विलादत हुई और उसका इंतकाल हो गया। तो बड़े वो रंजीदा, किसी की औलाद हो, बेटी हो, और बेटियां तो वैसे ही दिल के बापों के बड़े करीब होती है, और उसका इंतकाल हो जाए तो वो कितना एक रंजीदा मौका होता है इंसान के लिए। तो वो एक प्राइवेट इदारे में पढ़ाते थे। उन्होंने उनको कॉल की
और अपने प्रिंसिपल को कॉल करके बोला कि सर मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मैं आज जो है ना वो नहीं आ सकूँगा। तो उन सब ने कहा कि उन साहब ने, वो जो साहब सुन रहे थे बात, जो उनके इदारे के रूहे रवा थे, उन्होंने कहा कि अच्छा तो सारी क्लासेस ऑफ करोगे क्या? सारी क्लासेस ऑफ करोगे मतलब फुल डे ऑफ करोगे? तो सर मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। नहीं है अच्छा चलो मैं फिर कुछ करता हूँ, मैं फिर कुछ टीचर एडजस्ट करता हूँ। तो ये हमारे यहाँ माहौल है ना। मैं जब भी ये बात सुनता हूँ मुझे इतना अफसोस होता है। वो बंदा, वो टीचर बड़ा दिल के करीब है, तो उसने कहा कि मंसूर भाई जब मैंने ये बात सुनी कि सारी क्लासेस ऑफ करोगे, मैं तो ये अज्यूम कर रहा था कि जब मैं बताऊंगा कि मेरी बेटी का इंतकाल हो गया तो ये शख्स बोलेगा कोई मसले की बात नहीं है, आप ऑफ करें, मैं आ रहा हूँ, ये चल कर आएगा, मेरे गले में हाथ डालेगा, मुझे दिलासा देगा, मेरे साथ पे उसकी कब्र पे जाएगा, तदफीन में हिस्सा मिलाएगा। उसने बोला मैं सारी क्लासेस ऑफ कर दूँ। तो जब तक ये मेंटालिटी होगी, जब तक टीचर का ये स्टेटस, उसकी ये रिस्पेक्ट कि वो एक मजदूर से भी कमतर होगा, मुझे बताएं वो बच्चे की जिंदगी में वैल्यू एडिशन कैसे करेगा? उसके तो अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खत्म नहीं हो रहे टीचर के। और टीचर के अब जैसे बिजनेसमैन भी, जैसे अगर देखें अगर हम दूसरे कंट्री के अंदर, बिजनेसमैन खुद पढ़ा रहा होता है। क्यों पढ़ा रहा होता है? क्योंकि उसको इतना सफिशिएंट अमाउंट मिलता है, इतना कुछ मिल रहा होता है, और फिर उसके पास इन्फ्लुएंस आता है तो वो पढ़ाने की तरफ जाता है। हमारे यहाँ तो एजुकेशन पे वो कहता है भाई मैं क्या, वैसे अच्छा तो उनसे मजदूरी करा लो, तो वो कभी भी एजुकेशन साइड पे। और जब तक बिजनेसमैन आपका एजुकेशन साइड पे नहीं आएगा या आपका टीचर नहीं आएगा तो आपका एक सिस्टम नहीं चलेगा। जो आपने कोशिश तो की है वो पी ला के प्रोग्रामिंग सिखा के स्टैम्प पी और यूनिवर्सिटी, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उनका भी ROI नहीं निकलना ना। अब वो भी बेचारे बैठ के रील देख रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि भाई वो तो नहीं हमारा टीचर। अच्छा ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि टीचर को इसमें क्या फायदा हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि टीचर की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है, एक चीज। सेकंड ये कि टीचर फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पर आ रहा है। अब कैसे आ रहा है? टीचर पहले डिजिटल लिटरेसी नहीं कर रहा था, वो मैथ्स का टीचर था, सिर्फ मैथ पढ़ा रहा था, साइंस का टीचर था, सिर्फ साइंस पढ़ा रहा था। हम उसे सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं, हम उसे हाथ पकड़ के लेकर आ रहे हैं कि ये सीखो, तो वो डिजिटली लिटरेट हो रहा है। तीसरे नंबर के ऊपर ये जो टीचर है ना, ये अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। कैसे इन्वेस्ट कर रहा है अपने ऊपर? ये अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अपनी ज़ात के ऊपर एक नई स्किल सीखने के लिए। तो ये टीचर हो रहा है री स्किल। और इसके साथ मोर ओवर ये कि ये टीचर पढ़ाने के बाद अगर ये टीचर ऑनलाइन प्रोग्रामिंग पढ़ाता है तो अभी आप यूडेमी के ऊपर या आप अभी और जो ऑनलाइन साइट्स हैं उसके ऊपर चेक करें, 8,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए का ऑनलाइन ट्यूशन है। अच्छा माशाल्लाह। 20,000 रुपए से लेके ऑनलाइन ट्यूशन है। 8,000 से लेके 20,000 रुपए तक का ऑनलाइन ट्यूशन कराची में इजीली मिल जाता है। 2 बच्चे अगर उसको मिल जाते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तो 40,000 रुपीज हम आधा कर लेते हैं, 20,000 रुपीज। उसकी अब वैल्यू एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है? नहीं, वैल्यू एडिशन। सेकेंडली ये कि ये जो टीचर है ये इसका यूएसपी क्या है, इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? तो बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, ये टीचर पता है क्या बोल के ट्यूशन पढ़ा देगा? ये कहेगा कि मैं आपके बच्चे को प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। आपके बच्चे के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स बिल्ड करूंगा, द सेकंड थिंग। आपके बच्चे को इंटरडिसिप्लिनरी थीमेटिक अप्रोच के साथ इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट सिखाऊंगा, 3 चीज हो गई। चौथे नंबर पर मैं आपके बच्चे को इनिशिएटिव्स लेना सिखाऊंगा, वो प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाऊंगा जिससे आपका बच्चा दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होगा। 5वें नंबर पर मैं आपके बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, मैं उसको इंटीग्रेटेड करिकुलम, यानी वो मैथ साइंस जो पढ़ रहा है क्लास में, अगर उसको नहीं समझ आता तो ट्यूशन नहीं भेजे, मुझसे प्रोग्रामिंग करवाए। मैं वो मैथ्स का टॉपिक थ्रू प्रोग्रामिंग एक अलग टूल के जरिए, एक अलग अप्रोच के जरिए ब्लेंडेड लर्निंग करके समझाऊंगा। तो बच्चे की लाइफ में भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, टीचर की लाइफ में भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, एकेडमिकली भी। नहीं, ये बहुत जरूरी भी है। अगर ये नहीं होगा तो, क्योंकि टीचर या आपका उस बेचारे के आपके सामने एक टीचर तो बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल। और ये है कि आज आपके सामने एक टीचर बैठा है, इस टीचर ने अपने अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स बिल्ड की। अच्छा मंसूर भाई, मैं ये कह रहा था कि हम टीचर पे बहुत ज्यादा हो गए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से हटे, लेकिन हम फिर टीचर, क्योंकि मसाइल हमारे, देखिए आप बैठे टीचर के साथ है ना। हाँ, तो हम टीचर पे चले आते हैं। तो मैं चाह रहा था कि हम उस तरफ ना जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ी भी पर्सनल लाइफ कि आपको भी तो हर्डल्स आए होंगे जब आपने अपने आप को कैसे इंप्रूव किया, ताकि लोगों को पता चले कि एज अ टीचर, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है। वो बेचारा 9 to पहले तो 12-1 बजे तक पढ़ाता है, फिर उसका तो एक्स्ट्रा ट्यूशन होता है, तो किस टाइम पे वो अपने आप को इम्प्रूव करोगा। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम आपकी कहते हैं कि आपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव करा ताकि वो आपकी स्टोरी से समझ सकें
और वो टाइमलाइन अपनी सेट कर सकें और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो एक मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज दें आप उनको। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आपने मेरा इफेक्टिव डोमेन हिट कर दिया। ये मेरा पेन एरिया भी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे फेलो टीचर्स प्रोग्रेस करें, मूव ऑन करें और आगे बढ़ें। अगेन इट कम्स टू 21st सेंचुरी स्किल्स। जब मैंने ये रियलाइज़ किया, एक स्किल होती है सेल्फ असेसमेंट। व्हेन यू गेट टू नो कि चीज़ें कहाँ पर सही नहीं हो रही, तो मैंने जब देखा कि मैं एक स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, पढ़ा रहा हूँ, दूसरों के इदारों के अंदर पढ़ा रहा हूँ, उनके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, वो गाड़ी चेंज कर रहे हैं, वो बिल्डिंग चेंज कर रहे हैं, वो 70 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं, हम 70,000 की सैलरी के नोट गिन रहे हैं और सब पूरे। तो आई गॉट टू नो कि जिनके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं ना, उनको फिक्र है, सही है, क्योंकि वो तो पे कर रहे हैं स्कूल को, वो पे कर रहे हैं कोचिंग सेंटर को, वो पे कर रहे हैं कॉलेज को। एंड सेकेंड थिंग इज कि जिनके इदारे में हम पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो हम मजदूर हैं। तो कुछ करना है तो फिर खुद करना है। तो इट टुक 4 years टू ट्रांसफॉर्म माई करियर from a teacher to a edtech trainer and a consultant and a corporate professional. इस 4 साल के जर्नी के अंदर, और मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी कोविड सबकी तरह, तो कोविड ने तो एक बड़े मास लेवल के ऊपर लोगों के जहन तब्दील किए और मुझे ये समझ आया कि मुझे अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे अपनी बात में कहा कि सेल्फ असेसमेंट, जब मैंने सेल्फ असेस किया और मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा, तो मैंने कहीं पर सेक्रीफाइसेस किए, जिसको हम कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स में इनिशिएटिव लेना। वो इनिशिएटिव्स लिए और मैंने कॉस्ट एनालिसिस किया, कॉस्ट बेनिफिट निकाला कि मैं अगर किसी जगह पर पढ़ाना कम कर देता हूँ, किसी कोचिंग में पढ़ाना कम कर देता हूँ, या मैं अगर सुबह से लेके शाम तक एक मजदूर की तरह सुबह 9 से लेके रात 9 बजे तक पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं कहीं पर पढ़ाना कम कर देता हूँ तो मेरी सैलरी में कितनी कमी आएगी। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ स्किल गेन करता हूँ तो मेरी लाइफ में कितना फ़र्क आएगा। तो मॉनेटरी बेनिफिट और एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट का मैंने एनालिसिस किया है ना। मुझे समझ में आया कि अगर मैं इस 1 साल थोड़ा मुश्किल में गुजारा कर लूँ तो आने वाला टाइम मेरे लिए अच्छा होगा। तो मुझे समझ आया कि मुझे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए और मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना पाँव ऊसर से निकालना शुरू किया, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा चेंज लेकर आना है, एजुकेशन को सर्व करना है, एजुकेशन इंडस्ट्री को सर्व करना है। तो मुझे समझ आया कि जब मैं टीचर बन के सर्व कर सकता हूँ तो अब मैं उनको सर्व करूँ जो टीचर्स हैं, पढ़ाने वालों को पढ़ाऊं, ताकि वो एक मास लेवल पे पढ़ाऊं। क्योंकि मैं अगर एक क्लास पढ़ा सकता हूं तो मैं 300 बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में एक दिन में पढ़ा लूंगा। लेकिन अगर मैं उन 300 टीचर्स की ट्रेनिंग कराऊंगा जो 300 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो मुझे ये बात समझ में आई, अल्हम्दुलिल्लाह सही मुनासिब वक्त पर आई, एंड इट टुक 4 years टू ट्रांसफॉर्म माई करियर। और फिर मैंने ग्रेजुअली चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। एंड आई बिलोंग टू मास्टर्स इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, बट आई स्टार्टेड लर्निंग टेक्नोलॉजी। मैंने चीज़ों को पढ़ा, मैंने एजाइल एसेंशियल्स पढ़े कोर्सेरा से, मैंने AI एसेंशियल्स को पढ़ा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरे 7 कोर्सेज पर जो पूरा एक तवील मॉड्यूल है उसको पढ़ा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने के बाद बहुत काफ़ी, बिकॉज इट मेक्स सेंस कि कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे हमने इंटरनेशनली लोगों को अप्रोच करना है, कैसे बिजनेस प्रपोजल्स लिखे जाते हैं और कैसे अपने आप को एक हम मार्केट में एज अ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंसाइट्स मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली। एंड देन फिर एक नीश सेलेक्ट की कि मुझे सब बहुत सारे काम कर रहे हैं, सब व्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं टीचिंग छोड़ के व्लॉगर बन जाऊं, रातों रात अमीर हो जाऊं, या मैं सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करूं, मैं सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करूं, मैं भी इन्फ्लुएंसर बनूं, लेकिन ये वाला इन्फ्लुएंसर नहीं बनूं जिसको मैं पसंद नहीं करता। तो उसके लिए मैंने अपने आप को लर्निंग और इनोवेशन की तरफ लेकर आया, सीखना शुरू किया। और इस वक्त भी मैं लम्ब से स्टेम एजुकेशन पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हर गुजरने वाला दिन, हर गुजरने वाला लम्हा तालीम में और चीज़ों में बेहतरी लेकर आ रहा है। और जब ये सफ़र इसी तरह चला, चीज़ों को पढ़ा, चीज़ों को समझा, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, अपने ऊपर कोर्सेज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया, क्योंकि जब मास्टर्स इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स लिटरेचर पढ़ के आया तो मैं तो 4 साल तो टेक में डिग्री लेने नहीं जा सकता दोबारा। लेकिन मैंने वो कोर्सेज़ पढ़ना शुरू किए, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर एक बड़ा इनिशिएटिव लिया कि टीचिंग को छोड़कर एक कॉर्पोरेट इदारे में नौकरी करना। वो बड़ा चैलेंज था, उसके लिए सेक्रीफाइस किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छे हैवी अमाउंट पर टीचिंग कर रहे हैं और आप एक 15 साल से एक करियर में सेट हो चुके हैं, फिर अगर आप किसी इदारे में जाएंगे तो आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगा जो आपकी ज़रूरत है, जो आपका लाइफ स्टाइल है। तो मैंने लाइफ स्टाइल पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, किचन मनी को सेव किया, अल्लाह ताला ने इसमें बरकत दी और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ।
बहुत बहुत सुन के बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी रही है। मैं चाहता हूँ हमारे जो टीचर्स हैं स्पेशली, जो कि आना चाहते हैं, अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं कैरियर में, मतलब स्पेशली एआई की दुनिया में आना चाहते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करें, उनको क्या मैसेज देंगे कि वो पहला स्टेप क्या लें, दूसरा क्या लें, तीसरा क्या लें, और वो आपकी तरह एक अच्छे मतलब इन्फ्लुएंसर भी बन जाए। मैं तो कहता हूँ वो इन्फ्लुएंसर भी है शायद। अगर कोई टीचर इस वक्त अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का फर्क समझना पड़ेगा। ये ग्रोथ माइंडसेट उसको बताएगा कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ कद बढ़ना नहीं होता, या ग्रोथ का मतलब जो है वो सिर्फ बालों का सफ़ेद होना नहीं होता। ग्रोथ का मतलब मेंटल पैराडाइम शिफ्ट भी होता है। उसे कैसे पैराडाइम शिफ्ट करना है, उसे सबसे पहले विक्टिम माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। उसे उन दोस्तों से, उन कलीग से, उन फेलोज से बाहर निकलना पड़ेगा जो कि उसको हर वक्त वसाइल का रोना रो के परेशान कर रहा है। सेकेंडली, जब वो ग्रोथ माइंडसेट को पढ़ेगा या ग्रोथ माइंडसेट को समझेगा, यूट्यूब इज़ अ बेस्ट यूनिवर्सिटी। वो यूट्यूब से इसको सुने समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोटिवेशनल लेक्चर सुने और आप साइकिल पे बाहर निकल जाए, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन जब आप ग्रोथ माइंडसेट को पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि हाँ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है। उसको करने के बाद किसी एक स्किल को पकड़ लें, और प्रेफरेबली आप एजुकेशन में किसी स्किल को पकड़ लें। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आप कैसे इन्वेस्ट करें? आप एक क्रोम बुक लें, एक साथ में पेन ले लें, उसके लिए पैसे जमा करें, उसके लिए बीसी डाल लें, उसके लिए चंदा कर लें, व्हाटएवर जो आपको समझ में आए जायज़ रिसोर्सेज से आप वो करें। और आप मैथ्स के टीचर ये सीखें कि डिजिटली कैसे पढ़ाया जाता है, डिजिटली ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है। तो आप सेम प्रोफेशन में रहते हुए अपनी स्किल को अपग्रेड कर लेंगे। अगर आप साइंस के टीचर हैं तो अब आप ये देखें कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कैसे होती है। मैं एक मैट्रिक सिस्टम में अगर मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं किसी ऐसे इदारे में जाता हूँ जो स्टेम और रोबोटिक्स पढ़ाता है, तो मैं अगर इस करियर शिफ्ट की तरफ जाऊँगा तो स्टेम रोबोटिक्स पढ़ाने की वजह से मेरी स्किल भी अपग्रेड होगी और मैं एक अच्छी इनकम की तरफ जा सकता हूँ। इसी तरह से हर सब्जेक्ट के टीचर के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, ये जिगरा पैदा करना पड़ेगा कि मैं अपनी इनकम का एक अच्छा अमाउंट या एक डेडिकेटेड अमाउंट जो है वो अपनी स्किल लर्निंग पे खर्च करूं। वो टेक की स्किल भी हो सकती है, वो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज भी हो सकती है। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप क्या इनिशिएटिव लेते हैं, और फिर अल्लाह ताला, आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अल्लाह ताला आपको 10 कदम आगे बढ़ाता है। बस यानी कि मुझे जो समझ में आई है कि आप पहला स्टेप ले लें, सोच को बदल लें आज की पॉडकास्ट देखने के बाद, और स्टेप ले लें और अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें। गूगल क्रोम ले लें या कोई सस्ती प्रोडक्ट ले लें, ऑनलाइन टैबलेट ले लें, चीज़ें ले लें, अपना फ़ोन का इस्तेमाल कर लें। कोई नया गैजेट ना खरीदें, फ़ोन इस्तेमाल करें और फ़ोन से आप अपनी ज़ात के अंदर वैल्यू एडिशन करें। थैंक यू मंसूर भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बड़ा अच्छा लगा। और इस और डिपेंड के कमेंट्स हमारे पास क्या आते हैं, और अगर कोई टीचर का आता है तो मैं आपके साथ उनका नंबर और प्रोफाइल भी शेयर करता हूँ। आई वुड लव टू पार्टिसिपेट इन वैल्यू एडिशन। और अगर टीचर्स हमें सुन रहे हैं, स्कूल ओनर्स हमें सुन रहे हैं, और कोई मेरी बात से ऑफेंड हुआ है, तो मकसद ऑफेंड करना नहीं है, क्योंकि हमने कुछ तल्ख बातें भी की हैं। मकसद है सोसाइटी में वैल्यू एडिशन करना। वो तमाम टीचर्स जो कि अपने आप को स्टेम एजुकेशन में अपग्रेड करना चाहते हैं, वी वुड लव टू एंटरटेन देम। वो हमसे रब्ता करें। वो स्कूल जो अपने स्कूल्स के अंदर स्टेम एजुकेशन को राइज करना चाहते हैं, वी वुड लव टू फैसिलिटेट देम। थैंक यू सो मच अभी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।